हम क्या क्या स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर लैंड में ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अगर मैं इसमें गुड क्वालिटी के सीड लगाऊं, इट मीन्स जो एरिया था जिस पे फार्मिंग होती थी वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको बिल्डिंग्स बनानी है, सबको फैक्ट्रीज बनानी है। हेलो बच्चों, नमस्ते सबको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना क्यों है? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है डे बाय डे राइज कर रही है, बट जो हमारा लैंड है वो लिमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर लैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अभी अगर मेरा एक वीट का प्लांट है और वो मुझे लगभग कितना देता है एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में, मान लेते हैं मुझे वो 20 kg तक वीट प्रोवाइड कर देता है। बट अगर मैं इसमें गुड क्वालिटी के सीड लगाऊं तो प्रोबेबिलिटी है कि यही वीट का प्लांट जो मैं ग्रो करूं उस पर्टिकुलर सेम पीस ऑफ लैंड में, हो सकता है मैम वो 80 kg तक आपको प्रोडक्टिविटी दे रहे। इसमें और सारी चीज़ें भी फैक्टर हैं, जैसे कि आपके इंसेक्ट कितना अफेक्ट कर रहे हैं, आपको पानी कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। इंक्लूडिंग कि आप सीड कैसा ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वेल एज जो आपने सीड लिया है वो किस क्वालिटी का है। इट मीन्स उसमें क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा क्या और चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि मैम कार्बोहाइड्रेट, फ्लोर का मतलब तो यही है, हमने पढ़ा है कि वीट राइस इन सब में तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें हैं। बट अदर देन दिस, अगर मैं उसी पर्टिकुलर वीट में या उसी पर्टिकुलर आपके फ्लोर में उससे अधिक चीज़ें डाल दें तो क्या होगा, तो मैम हमारी डिपेंडेंसी ऑन अदर फूड कम हो जाएगा, क्योंकि उसी सेम चीज़ से हमारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। सिंपल। सो ये सब करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है बच्चों वो तो राइज कर रही है, बट हमारा जो लैंड एरिया है, पहली बात तो वो लिमिटेड है, दूसरी बात हम उसमें भी क्या कर रहे हैं, कट शॉर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इट मीन्स जो एरिया था जिस पे फार्मिंग होती थी वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको बिल्डिंग्स बनानी है, सबको फैक्ट्रीज बनानी है। कोई नहीं सोच रहा है कि हमारा फार्मलैंड अगर नहीं रहेगा तो हम क्रॉप यील्ड कहाँ से लाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी। एज वेल एज डिफॉरेस्टेशन, ये सारे कॉजेज भी आपने देखे हैं ऑफ अर्बनाइजेशन। फैक्ट्रीज बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें आप बना रहे हो, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग है। सो धीरे धीरे डेवलप होने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट क्वेश्चन अराइजेज, उस लिमिटेड लैंड में मैम इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, या उनका जो हमें पेट भरना है, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास अदर स्ट्रैटेजीज हैं। पहली चीज़, कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द सीड, ताकि आपकी क्वांटिटी एनहेंस हो आपके प्रोड्यूस में। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि मैम हम सिर्फ लैंड पे डिपेंडेंट हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी लाइक वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। अदर देन दिस हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी डिपेंडेंसी एनिमल हस्बेंड्री पर भी बढ़ा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पे क्यों अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी है मैम? ताकि हमें क्या मिले, हमें सिर्फ डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स पे फॉर आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमारे पास अदर सोर्सेज भी होने चाहिए फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फूड के लिए हमारे पास अदर सोर्सेज होने चाहिए, एंड इन फूड सोर्सेज से हमें प्रोटीन, डाइट्स, जो भी डिफरेंट हमारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल्स, जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमें मिले, तब हमारा फायदा है। एनिमल हस्बेंड्री में आपका क्या आता है? एनिमल हस्बेंड्री में आपके एग्स आ गए फ्रॉम पोल्ट्री, आपका हनी आ गया फ्रॉम योर बी, हनी बी, आपका मिल्क आ गया फ्रॉम योर कैटल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और हमें क्या मिलता है? हमें मीट भी मिलता है, एज वेल एज हमें फिशेस, एंड हमारी जो कैटल है, इन दोनों का मीट भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैटल हो गया, आपका शीप होता है, काउ, बुफेलो, गोट, ये सब आते हैं कैटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स में अवेलेबल होंगी तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन लैंड, क्योंकि हम उससे वीट और राइस ले रहे हैं, थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कंपैरेटिवली। हम इन चीज़ों पर भी डिपेंड रह सकते हैं। कभी मीट खाया, वेजिटेबल्स ना ली, है ना, कभी हमने मैम क्या करा, हमने
एग्स खा लिए प्रोटीन के लिए, हमने मीट खा लिया फिश का प्रोटीन के लिए, डाइट में ले आए ताकि हम अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को अदर सोर्सेज से फुलफिल कर सकें। यही एक रीज़न है कि हमारी पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है, जो शूट है, दैट इज़ वेरी हाई, बट जो हमारा लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छे तरीके से एनहांस नहीं हो रही है। इसलिए हमारी डिपेंडेंसी अदर सोर्सेज पे होना इज़ अ गुड थिंग, ताकि हमारे लैंड का क्या ना हो, ओवर यूसेज ना हो। बार बार आप वीट राइस ही ग्रो अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका लैंड भी कैसा होता चला जाता है मैम, धीरे धीरे लैंड भी हमारा बेकार हो जाता है। उसकी जो सॉइल है, उसकी क्वालिटी, उसके साइज, इन सब में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन तक को लीड कर सकता है अगर ये चलता रहे कॉन्टिन्यूसली। उसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एकदम खत्म हो जाता है। आप केमिकल्स डालते हो, पेस्टिसाइड्स डालते हो, केमिकल्स डालते हो, पेस्टिसाइड हो गया आपका, फर्टिलाइजर्स हो गया, जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स धीरे धीरे आपका जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को थोड़े टाइम पीरियड के लिए तो ठीक कर देते हैं, बट एक अगर आप लॉन्ग एरा में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी सॉइल धीरे धीरे इरोड हो रही है। मैम उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थोड़े टाइम के लिए आपने फुलफिल करी, आपके प्लांट ने ले ली, सॉइल को क्या मिला, कुछ नहीं, ह्यूमस नहीं मिल रहा है आपको, आपकी सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है, पीएच धीरे धीरे राइज कर रहा है, लो हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके बैक्टीरियाज वगैरह सबकी डेथ हो रही है, जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं या डिफरेंट आपके बैक्टीरियाज हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी सॉइल को न्यूट्रिशनल बनाने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन देने के लिए, उन सब का लेवल धीरे धीरे लो होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, आफ्टर इफेक्ट हैं इन सब चीज़ों के, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। बट फिलहाल इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम एनहांसमेंट ऑफ फूड करें, क्या हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सो आज हमारा जो टॉपिक है वही हमने अभी डिस्कस करा है कि एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इज अ नेसेसिटी इन टुडेज वर्ल्ड टू मीट द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, उस पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना हमारी जॉब है, हमारी नेसेसिटी बन गई है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड टू एनिमल से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर काउंट करते हैं। एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हम प्लांट्स को लेंगे एंड उनसे कैसे एनहांसमेंट कराएंगे फूड का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेजर रोल टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, चाहे वो आपकी क्रॉप्स का हो या फिर आपके एनिमल्स के द्वारा हम उसको एनहांसमेंट या इंक्रीज करें, वो पूरा पार्ट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी देखेंगे। दिस वॉज अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट आई गेव यू अर्लियर एज वेल. So let's get started with the animal husbandry, then lead to the plant breeding. Now what is animal husbandry? Animal husbandry एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर में सिर्फ आपके क्रॉप फील्ड या क्रॉप की ईल्ड नहीं आती है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ योर एग्रीकल्चर, जिसमें हम बात करते हैं अपने एनिमल्स की, चाहे वो कैटल हैं, आपका दिस पोल्ट्री हो गया जिससे हम एग ले रहे हैं अपनी चिक और hen से, इसके अलावा आपका बी कीपिंग हो गया, या फिर आपका दिस फिशरीज हो गया जिसमें हम मछली यानी फिश का मीट यूज़ कर रहे हैं फॉर गिविंग द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. So what is animal husbandry is the agricultural practice, it's a part of agricultural practice that I told you earlier, of breeding and raising livestock. livestock होता है बच्चों जितना भी आप बायोलॉजिकल एनिमल्स को रेयर केयर करते हो, डोमेस्टिकेट करते हो, उस सारे ग्रुप ऑफ एनिमल को हम लाइवस्टॉक बोलते हैं. It deals with the care and breeding of livestock like buffalo, cow, pig, horses, sheep, goat, camel, bees, etc. इन सब को हम इसी के अंदर काउंट करते हैं. नेक्स्ट, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है. मतलब 70% से ज़्यादा जितना भी लाइवस्टॉक है वो इंडिया और चाइना के अंदर ही है. बट however their contribution to the world farm produce only 25%. ये एक ड्रॉबैक है. और ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो आइडियाज़ नहीं हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें. हमारे पास एनिमल्स तो हैं, n नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास प्रेजेंट है, बट उनसे कैसे हमें एनहांसमेंट करना है फूड प्रोडक्ट का, वो उसका आइडिया हमारे पास नहीं है. सो हम सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद दिस एनॉर्मस 70% ऑफ द वर्ल्ड का लाइवस्टॉक पॉपुलेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है.
यानी इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा क्या है आवश्यकता है। सो ये कैसे करना है, क्या करना है, एक एक करके विल स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, अगर हम बात करें अपना डेयरी की, सो डेयरी मैन या मिल्क प्रोडक्शन की भी आप बोल सकते हो, कैटल फार्मिंग लिख लो, नॉट डेयरी, इसको आप लिखिए विद कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या आता है बच्चों, हमारी कैटल्स आती हैं। कैटल्स अभी दो टाइप की हैं, एक तो वो जिनसे हमें मिल्क मिलता है और दूसरी वो मैम जिनसे हम लेबरस काम करवाते हैं, जैसे आपके ऑक्स हो गए, बुल्स हो गए, इनसे हम लेबरस काम करवाते हैं ना, कुछ इधर से उधर हमें ट्रांसपोर्ट कराना है एंड कुछ भी चीज़ें जिसको खींचना है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा एक बड़ा सा बुलकाट होता था, उसको भी चलाते थे, अभी भी चलाते हैं गाँव में। इसके अलावा आपका पहले के टाइम पे आपकी जो इरिगेशन होती थी, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स। ऑल्सो जब आप क्या करते थे, अपना प्लांट को अलग करते थे फ्रॉम द चाफ, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी आपके ये बुफेलोज सॉरी बुल्स एंड ऑक्स आपकी हेल्प करते थे, तो इनका लेबरस काम होता है। तो आप कैटल्स को दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, वन इज मिल्च, अदर वन इज ड्रॉट। मिल्च बोले तो मिल्च का मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो करवा रहे हैं, दोज आर कम अंडर मिल्च, जिनसे हमें मिल्क मिल रहा है बेसिकली। ड्रॉट मतलब जिनसे लेबरस काम हम करवा रहे हैं, जैसे आपका ऑक्स है, बिफेलो है, ये सब, नॉट बिफेलो, बुल। यहाँ पे आपके आ गई काऊ। काऊ का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों बॉस इंडिकस। साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ इज बॉस इंडिकस। एंड आपकी बुफेलोज जो होती हैं, बुफेलो का नाम होता है बॉस बिबालिस। साइंटिफिक नेम में पहला आपका क्या होता है, आपका एक आपने आई नो अभी डाइवर्सिटी शायद आप पढ़ेंगे, सो डाइवर्सिटीज में आप देखेंगे किंगडम, फाइलम, ऐसे ऐसे करके आपकी कैटेगरीज होती है। देन जीनस एंड स्पीशीज लास्ट में आता है। तो जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है, एंड देन जो इंडिकस या बिबालिस आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है, स्पीशीज होता है। सो फर्स्ट इज जीनस, देन देयर इज स्पीशीज। इसके अलावा वन ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ देयर एज वेल बिबालिस, बिबालिस बिबालिस। सो ये आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग शीप, गोट, कैमल, ये सब भी आपके कैटल्स में ही आते हैं, जो आपको क्या देते हैं, अल्टीमेटली मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है मैम काऊ एंड बुफेलोज में कौन बेटर ईल्ड करता है मिल्क का। सो बेटर ईल्डिंग आपकी किसकी होती है, बेटर ईल्डिंग होती है बच्चों हमारी बुफेलो की। मतलब अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जो बुफेलोज मिल्क होता है वो कंपैरेटिवली थिक होता है एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क। काऊ मिल्क में उतनी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं जितनी हमें बुफेलो मिल्क में मिलती हैं। एंड मिल्क में बेसिकली हमारी जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है अल्टीमेटली वो सारी फुलफिल होती हैं एक्सेप्ट द सोडियम, पोटेशियम, आयरन एंड द कोलेस्ट्रॉल। ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं इन द मिल्क। अदरवाइज हमें बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मिल्क में। इनके लिए हमारी डिपेंडेंसी होगी ऑन सम अदर फूड, बट ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो अगर आप बात करो बुफेलो मिल्क इज कंपैरेटिवली मोर गुड देन काउज मिल्क, कंपैरिजन अलग है। हो सकता है आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन काउ मिल्क की रिक्वायरमेंट हो तो काउ मिल्क अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस रखता है एंड बुफेलोज मिल्क अपनी रखता है।
बट अगर आपको दूध, घी ये सब चीज़ें चाहिए तो बुफेलो मिल्क से ही मिलती हैं. दिस इज थिक एज कंपैरेटिवली, हैविंग ऑल अदर थिंग्स जितनी भी आपको चाहिए. आपका लैक्टोज शुगर है, आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्ब है, सब मिलेगा यहाँ पे. एक्सेप्ट क्या नहीं होता है, आपके सोडियम, पोटाशियम, ये आपके आयंस नहीं मिलेंगे, आपका आयरन नहीं होगा, एंड कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं है, उतना अमाउंट नहीं मिलता है, बट प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें. इतना सब काउज मिल्क में नहीं होता है. काउ का मिल्क कंपैरेटिवली कैसा है, थोड़ा सा थिन है नेचर में, थोड़ा सा पतला है दूध, उतना फैट नहीं होता है इन काउज मिल्क एज कम्पेयर टू बुफेलोज मिल्क. तो अगर आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको घी चाहिए है ना, तो आप बुफेलो मिल्क पे ज़्यादा डिपेंडेंसी शो नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू बुफेलो काउज मिल्क. काउज मिल्क में उतना आपको क्या नहीं मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा जितना बुफेलो मिल्क में आपको मिलेगा. सो अगर आपको स्ट्रेंथ के लिए मिल्क चाहिए तो बुफेलो का लो. एंड काउ मिल्क यूजुअली लोग यूज़ करते हैं जो छोटे बेबीज़ होते हैं, क्योंकि कम प्रोटीन है, कम चीज़ें हैं, तो जो छोटा बेबी है उसको हेल्प होगी कि उतना प्रोटीन उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उतना डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो छोटे बच्चों के केस में काउज मिल्क का हम यूज़ कर सकते हैं. एज वेल एज हम कोई डिसीज़ प्रोन है, किसी को डिसीज़ हो गई है, अभी उतना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, काउज मिल्क का यूज़ कर सकते हैं. सो ये सारी बातें हैं रिलेटेड टू आपका कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में आपकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, कुछ स्पीशीज के, वो लिख लीजिए, वो आपको पता होने चाहिए. इंडिजिनस, एग्जॉटिक एंड हाइब्रिड्स. ये तीन नाम क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये हैं क्या चीज़ें. इंडिजिनस होता है जो अपनी इंडियन खुद की ब्रीड्स हैं. देन एग्जॉटिक होता है बच्चों जो हमने विदेश यानी विदेशी ब्रीड्स हैं, इंडिया में एक्चुअली वो रिलोकेट नहीं करती हैं. जो अपनी खुद की यहाँ की ब्रीड्स हैं उनको इंडिजिनस बोल रहे हैं, जो बाहर की ब्रीड है उनको एग्जॉटिक बोल रहे हैं, और जो हमने मिक्स करके कुछ बनाई है इंडिजिनस एग्जॉटिक या इंडिजिनस की, उनको हाइब्रिड्स बोल रहे हैं. हाइब्रिड का ही मतलब है कि दो का हमने क्या कर दिया है मैम, दो को हमने मिला के कुछ नई ब्रीड बना दी है. ऐसा क्यों करा है, उस सवाल का जवाब भी यहाँ पे मिलने वाला है. तो सबसे पहले बात करते हैं किसी इंडिजिनस ब्रीड की. तो आपकी साहिवाल, रेड सिंधी, ये सारी क्या है, आपके इंडिजिनस ब्रीड्स हैं. साहिवाल, रेड सिंधी, ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड है. वहीं अगर आप बात करोगे एग्जॉटिक में आपकी एक ब्रीड आती है जिसका नाम है जर्सी. ठीक है, जर्सी इज वन ऑफ द ब्रीड जो हमारी एग्जॉटिक में आती है. एंड अगर हम बात करें हाइब्रिड्स की, तो हाइब्रिड्स में भी हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, जैसे करन स्विस, फ्रेसवाल, ये सब क्या है, आपके हाइब्रिड्स हैं जो हमने ऑब्वियसली आपको दिख रहा है करन इंडिजिनस नेम है और स्विस आपका एग्जॉटिक है, यानी ये कहाँ से आई है, आपकी विदेशी काऊ या बुफेलोज हैं. इनसे मिला के हमने क्या करा है, हमने कुछ नया ब्रीड बनाया है, इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, इसलिए हमने इनका नाम रखा है यहाँ पे हाइब्रिड्स. एक और भी लिख सकते हैं आप, करन फ्रेस, करन फ्रेस. सो ये फ्रेसवाल, फ्रेस, स्विस, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड हैं जो हमने ली हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड्स, बनाया इनको. ब्राउन जर्सी, जर्सी इज द सेम थिंग, एग्जॉटिक का ही नाम है. इसके बाद हमारे पास कुछ डिसीजेज भी आती हैं जो कॉज करती है ऑब्वियसली डिसीजेज टू आर कैटल्स. ऐसा नहीं है कि कैटल्स को कोई डिसीज नहीं होती है, आपके कैटल्स में भी जो डिसीजेज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी रिलेटेड टू अस, वैसी ही डिसीजेज होती हैं इनमें, जैसे वायरस, बैक्टीरियल, एज वेल एज फंगल. तो जैसे हमारे पास डिसीजेस थी वैसे ही इनको भी डिसीजेस हो जाती हैं. अगर आप वायरस में बात करोगे तो फूट एंड माउथ डिसीज इनको होती है, आपने सुना होगा, फूट एंड FMD बोलते हैं इसको.
इसके अलावा बैक्टीरियल में बात करो तो एंथ्रैक्स हमने पढ़ा था, एंथ्रैक्स एज वेल एज ट्यूबरक्लोसिस, फंगल में एस्परजिलोसिस, ये सारी डिसीजेज हमें अपने एनिमल्स में भी देखने को मिल रही हैं। जो हमारी कैटल्स हैं उनमें सारे डिसीजेज आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपने सुना है, आप सबने पढ़ा है कि हमने जब डिस्कवरी देखी थी चिकन पॉक्स काउ पॉक्स वाली, तो हमने देखा था एक टाइम पे मैम जब स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उसकी डिस्कवरी हमने किससे करी थी, काउ पॉक्स से। तो दैट इज़ ऑल्सो वायरस डिसीज, काउ पॉक्स वायरस। रिंग वॉर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, दैट ऑल्सो अफेक्ट आर कैटल्स एज वेल। तो रिंग वॉर्म में आप यहाँ पे, तो ये सारी डिसीजेज हैं, ये हमने कुछ नाम पढ़ लिए। अब चलते हैं कि इनकी अगर हमें मैनेजमेंट करनी हो तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो डेयरी फार्मिंग में या डेयरी मैनेजमेंट में एनिमल्स मिल्क या उसके प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ करते हो, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में आप यूज़ करते हो। आपको गुड ब्रीड्स का सिलेक्शन इसलिए करना है बच्चों ताकि आपकी हाई ईल्ड हो एज वेल एज रेजिस्टेंट टू डिसीज हो। यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जब हमने यहाँ पे हाइब्रिड्स बनाए तो हाइब्रिड्स बनाने का हमारा मेन मोटो क्या था, हाइब्रिड्स बनाने का हमारा मेन मोटो था, मान लो कोई हमारे पास कैटल की कैटेगरी या फिर कोई काउ है या बुफेलो है जिसमें क्या है बच्चों, वो डिसीज रेजिस्टेंट तो बहुत अच्छी है बट दिक्कत ये है कि मिल्क उतना नहीं देती है, मिल्क का जो क्वांटिटी है वो उतना नहीं है। वहीं हमारे पास ऑन द अदर हैंड एक और बुफेलो है जो डिसीज रेजिस्टेंट तो कतई नहीं है, उसको बार बार डिसीज हो जाती है, लेकिन मैम मिल्क बहुत अच्छा देती है। मिल्क का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। अगर हम इन दोनों का एक हाइब्रिड बना दें, इन दोनों को मीट करा के हम कुछ न्यू स्पीशीज सी बना दें या बी बना दें जिसमें करेक्टर हो कि मैम ये डिसीज रेजिस्टेंट भी है, डिसीज रेजिस्टेंट भी है, एज वेल एज मिल्क की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत क्या है, अच्छी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो वेल इनफ, आपने एक गुड हाइब्रिड बना लिया है। अब आप सोचो कि हमारे पास एक मेल बुफेलो है, एक फीमेल बुफेलो है। जो मेल बुफेलो उसमें डिसीज रेजिस्टेंट क्वालिटी है एंड जो फीमेल बुफेलो है उसमें क्या है, हाई मिल्क ईल्डिंग क्वालिटी है। अब हमने इन दोनों को मीट कराया तो क्या हर बार ऐसा होगा मैम जब हमने मीट कराया तो हमारे डिजायरेबल करेक्टर हमेशा हमें मिल जाएंगे? तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जो करेक्टर आप चाहते हैं हर बार मिल जाए। आपको बार बार ब्रीड कराना होगा अनटिल अनलेस जो आपके डिजायरेबल करेक्टर है वो आपको ना मिल जाए। सो ये क्या हो रहा है मैम, ये एक टाइप की ब्रीडिंग हो रही है जिसमें ज़रूरी नहीं है हमारे करेक्टर्स हमें मिल जाएं। हाँ मैम ये है, इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हम नॉर्मली बोल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ XYZ कोई लेबोरेटरी वर्क या कुछ अलग से नहीं करा है कि स्पर्म लिए या फिर मैम ओवर लेके उसको लैब में हमने करा है, फ्यूजन कराया एंड देन उसको कुछ ग्रो कराया। नो, वी हैव डन नथिंग लाइक दैट। हमने जीन्स में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, हम सिंपली आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें हमने गुड सुपीरियर क्वालिटी के मेल और फीमेल चूज करे और उनका ब्रीड करवाया है। अब ज़रूरी नहीं है अगेन कि आपको हर बार जो आपके डिजायर्ड ट्रेट है वो मिल जाए, ऐसा कुछ नेसेसरी बच्चों नहीं है। सो इसमें क्या होगा, अगेन एंड अगेन फ्यूजन होगा जब तक आपको डिजायरेबल ट्रेट वाली जो भी स्पीशीज है या जो भी बुफेलो है वो नहीं मिल जाती, आप ये करेंगे। एंड इन्हीं हाइब्रिड्स में आपका करंट सीज, करंट फ्राइज और फ्रेसवाल आते हैं जो डिफरेंट ब्रीड्स को आपने क्या करे हैं, ब्रीड को मल्टीप्लाई करके बनाए हैं। नाउ इसके अलावा हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट टू डिसीज होना, अगर सोचो कैटल बार बार बीमार हुई तो मैम उसकी फिर रेयर केयर करनी है एंड ऑल, जब बीमार होगी तो ऑब्वियसली उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। आप अगर अपनी कैटल्स को गुड फूड देते हो तो दे विल गिव यू अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड। अगर सोच रहे हो कि कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे और मिल्क ले लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना अच्छा खाना होगा उतना ही अच्छा मिल्क भी होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आपने क्या करा, एक दिन अच्छा दिया दूसरे दिन अच्छा नहीं दिया, तो आप खुद देखोगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही डिफरेंसेस दिखाई देंगे। यही सेम डिफरेंस आता है जब आपकी कैटल अगर बीमार हो जाती हैं तो, अगर वो बीमार हैं, आप खुद जब बीमार हो जाते हो आपकी बॉडी कितनी थकी हुई हो जाती है, एकदम हमें कुछ करने का मन नहीं करता है। सेम बच्चों उनकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ भी XYZ टाइप की डिसीज है, काउपॉक्स हुआ है, एंथ्रैक्स हुआ है, जो भी हुआ है उस पर्टिकुलर डिसीज के केस में दे आर नॉट एबल टू डू देयर जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो उनकी बॉडी में नहीं होगी, जिसकी वजह से मिल्क भी आपको उस पर्टिकुलर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही नहीं मिलेगा। तो डिसीज रेजिस्टेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बार बार प्रोन टू डिसीज रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग
पर्सन जो डेयरी फार्मिंग कर रहा है उसके एस्पेक्ट से सोचोगे तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, एक वन ऑफ द क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट क्या है मैम कि हम मिल्क ले रहे हैं, गुड क्वालिटी का फूड भी दे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट लगभग बन रहा है क्योंकि हम उस मिल्क को प्रोड्यूस जो भी है यील्ड उसको सेल कर रहे हैं। अगर उस मनी एस्पेक्ट से सोचोगे तो यहाँ पे आपका लॉस, वन ऑफ द लॉस है कि आपको बार बार डॉक्टर की फीस देनी है, उसका इलाज रखना है, स्पेशल केयर करनी है, दवाइयाँ लानी है, इन सब में जो आपका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बेकार हो गया। ऐसा नहीं है कि कैटल्स बीमार नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं, बट इट्स फॉर द टाइम बिंग, है ना, कभी कभी वंस इन अ वाइल। अगर वो रोज 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 रिपीटेडली हो रहा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कैटल एज वेल एज द मनी एस्पेक्ट में अगर देखोगे अदर थिंग तो वो भी अच्छा नहीं है, एज वेल एज कैटल के लिए भी अच्छा नहीं है। बीइंग अ एनिमल अगर वो बार बार बीमार हो रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वी वांट अ एनिमल और द कैटल जो क्या हो बच्चों, डिसीज रेजिस्टेंट हो, एज वेल एज मैम बढ़िया हाई यील्डिंग भी दे। अब हम इस पर्टिकुलर में देखो हम मिल्क ही प्रोड्यूस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में भी देखेंगे कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नेक्स्ट आ जाओ, कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको देखना होगा, नहलाना होगा, है ना, अच्छी जगह पे रखना होगा। उनका जो काउ डंग होता है या जो भी डंग होता है वो इकट्ठा ना हो, ऐसा ना हो मैम वो गंदगी में ही बैठे हुए हैं, उनको डिसीजेस लग जाएंगी। आपको वेल शेल्टर जो इनका प्लेस है वो अच्छा होना चाहिए ताकि धूप मिट्टी और आपका जब ये आ जाता है, आपका सर्दियाँ आ जाती हैं वो भी अफेक्ट ना करे। तो ऐसे आपको शेल्टर्स बनाने होंगे जो ओपन हो, ऑब्वियसली एयर आए जाए, बट वो ऑन द अदर हैंड सेफ भी रहे either through the sunlight or the rain or the winter aspect as well as आप जो इनके एरियाज बनाते हो थोड़े टिल्टेड होते हैं। टिल्टेड होने का एस्पेक्ट क्या है, मान लो यहाँ पे मेरी कैटल है ना, ये कैटल है, इसके सींग है। अब ये कैटल है, इसका यूरिन या फिर जो भी काउडंग होगा अगर वो निकलता है तो ये प्लेस पे क्या नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर ये प्लेस थोड़ा सा टिल्टेड है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जाके एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो आपको यूरिन के लिए या फिर काउडंग के लिए उतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ईजिली ये जो स्लोपी प्लेस होगा ईजिली इससे यूरिन वगैरह जो है एक पर्टिकुलर जगह पे ड्रेन आउट हो जाएगा। आपकी जगह गंदी नहीं होगी आपके कैटल्स की, तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज चीज़ें करते हैं। तो इट मस्ट बी लाइक दैट। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है, लुक्ड आफ्टर वाले सेक्शन में ये आती हैं। हाउस्ड वेल, अगेन एयरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हमने उनको बांध दिया है, हवा लग रही है, धूप लग रही है और उनको मैम जो भी बारिश हो रही है उसमें नहाते जा रहे हैं ना, वो तो अच्छा नहा रहे हैं बट इट्स नॉट गुड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शुड हैव एडिक्वेट वाटर, अच्छा खासा पानी होना चाहिए। फूड होना चाहिए, इनके फूड को हम राशन बोलते हैं। इनका एक राशन अमाउंट होता है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आपका फॉडर होता है, एक ग्रीन भी होता है, ड्राई फॉडर भी होता है, एज वेल एज वाटर भी होता है। सो इनका अच्छा खासा इनको राशन भी मिलना चाहिए। डिसीज फ्री कंडीशंस मेंटेन रहनी चाहिए। किसी भी अगर एक पर्टिकुलर कैटल को डिसीज है और आपकी बहुत बड़ी फार्म है जिसमें 20, 30, 40 जितने भी कैटल्स हैं, तो डिसीज वाले को थोड़ा सा सेपरेटेड रखें फ्रॉम अदर्स ताकि वो डिसीज स्प्रेड ना करें अगर कम्युनिकेबल है तो। फीडिंग ऑफ कैटल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर शुड बी गुड। फॉडर भी आपका ड्राई भी हो सकता है, एज वेल एज आपका क्या हो सकता है बच्चों, ग्रीन फॉडर, हरा चारा भी हो सकता है जिसमें आपका बरसम, ज्वार, बाजरा ये सब आते हैं। ये सब भी आप अपने कैटल्स को खिलाते हो। क्लीनलीनेस, हाइजीन दोनों का बहुत अच्छे से हमें ख्याल रखना है, ना सिर्फ कैटल का, इवन तो आपका भी। यू आर द हैंडलर। अगर आप ही गंदे होंगे तो आप क्या सफाई रखेंगे। सो आपको खुद के क्लीनलीनेस एज वेल एज अपने कैटल्स की क्लीनलीनेस दोनों का ध्यान रखना है अच्छे से। वाइल मेकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोड्यूस। सो जब आप मिल्क को निकाल रहे हो, ऐसा नहीं गंदी जगह पे आपने उस मिल्क को रख दिया है या आपके हाथ खुद ही गंदे हैं, मिल्क भी गंदा हो गया है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है ना। अदरवाइज आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस होगा वो भी डाउन हो जाता है ना। अगर मान लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल समझा देती हूँ, मान लो तुम्हारे पास चावल है ना, आपने क्या करा, बासमती राइस ग्रो करा है। अब आपने 2 टाइप के चावल ग्रो करे थे, एक बासमती था, एक नॉर्मल था। अब आपने क्या करा, उस बासमती में समहाउ बाय मिस्टेक आपका नॉर्मल वाला चावल जो है वो मिक्स हो गया। अब अगर आप पहले सिर्फ बासमती सेल करना चाहते तो 200-250 जो भी आपका प्राइस रेंज था वो आपको मिल जाता। लेकिन अब क्या हो गया उसमें मैम उसमें मिक्सिंग हो गई है। इस मिक्सिंग से आपका क्या हो गया नुकसान कि आपकी जो मार्केट वैल्यू थी उस बासमती की वो डाउन हो गई।
कौन खरीदेगा ऐसे चावल जिसमें मिक्सिंग हो? अगर आपको बासमती चाहिए आप बासमती लोगे, या आपको अलग से वो नॉर्मल वाले चावल चाहिए थे आप वो लोगे। बट अगर मिक्सिंग हो गई है तो आप कभी भी बासमती वाला उनको 200-250 रुपये वाला प्राइस नहीं दोगे, आप बोलोगे कि हमें कम दो, 100 रुपये में दे दो। तो आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, क्वालिटी डिग्रेड हो गया आपका, जिसकी वजह से आपका जो सेलिंग प्राइस था उसमें लॉस आया और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है आपको नुकसान ही हो जाए। तो ये सेम चीज़ आपके मिल्क में भी आती है। मिल्क में कुछ भी कॉन्टामिनेशन है, गंदगी है, मिल्क का जो कलर है वो वाइट ही नहीं है, तो उस केस में आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है एंड आपका जो एक्चुअल प्राइस था वो आपको कभी भी नहीं मिल पाता है। सो दिस इज़ फॉर द पोल्ट्री, सॉरी दिस इज़ फॉर द कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने ये पढ़ा। एनिमल ब्रीडिंग, वही ये सेम चीज़ बताइए, ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू सेम डिसेंट, मतलब जो एंसेस्टर्स हैं एंड सिमिलर टू मोस्ट करेक्टर जनरल अपीयरेंस फीचर साइज कन्फिगरेशन आर सेड टू बी ब्रीड, उनको हम कहते हैं कि भाई सेम ब्रीड से बिलोंग कर रहा है। एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम क्या होता है, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एन एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो मेरे पास ए है अगेन एंड मेरे पास एक बी क्वालिटी है, ये मैम डिसीज रेजिस्टेंट है, एंड ये क्या है बच्चों, हाई यील्ड है। इन दोनों को मैंने क्या कराया मैम, इन दोनों को आपने कराया ब्रीड, इन दोनों का क्रॉस कराया, ब्रीडिंग के बाद आपको सी मिला जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस भी है एज वेल एज हाई यील्ड भी है। मिल्क भी आपको 17-21 जो भी लीटर्स है उतना आपको मिल रहा है, एज वेल एज बीमारियां भी उतनी अफेक्ट नहीं कर रही हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे क्या हो गई हैं, फुलफिल हो गई हैं। इनको फुलफिल करने के लिए आपके पास ब्रीडिंग के अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है। इन ब्रीडिंग का मतलब है, इसको इस तरीके से समझो, आपके पास ब्रीड 1 है एंड आपके पास ब्रीड 2 है, ठीक। अब ब्रीड 1 में मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ए ए ए ए ए ए ये सारे एनिमल्स थे, है ना। इसको डॉग से समझा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। मान लो ये सारे लैब्राडोर्स थे, है ना। मैंने क्या करा, इनका ही सुपीरियर मेल और फीमेल को पिक करके इनकी क्या करा दी मैम, ब्रीडिंग करा दी। ब्रीडिंग करा दी तो मेरे को कुछ नया बी 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 मिल गया, है ना। ये थोड़ा बेटर था और ये सेम ब्रीडिंग में सुपीरियर क्वालिटी से मेट करके मैंने बनाया। अब मैंने सोचा कि अरे वाह ये तो गुड क्वालिटी का मिल गया, क्यों ना दोबारा से ब्रीड करवा दिया जाए। तो मैंने इसमें सुपीरियर मेल और फीमेल ढूंढ के फिर से मैम इनका आपने क्या करा दिया, ब्रीडिंग करा दिया। अब ये सेम ब्रीडिंग में ही चल रहा है ना, लैब्राडोर ही है मेरा। स्पीशीज से आगे आता है आपका ब्रीड, स्पीशीज में ही हमने क्या करा है, अपने ब्रीड्स बनाए हैं बाय क्रॉसिंग, यू नो। सो ये ब्रीड्स में आपने करा बी 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 का सी बनाया, सी से डी 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 ई। एक टाइम तक तो ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा सेम करेक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। सेम करेक्टर्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग अगर कंटिन्यूड रहे तो क्या आ जाता है, इन ब्रीडिंग आ जाता है डिप्रेशन, जिसकी वजह से आपके जो सुपीरियर ट्रेट थे धीरे धीरे वो दूर होने लगते हैं। अगर सेम कोई ब्रीड कराए जा रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, 4 से 6 जनरेशन तरीके, उसके बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, इसका मतलब जो सुपीरियर ट्रेट्स थे वो कहीं ना कहीं दूर 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 होते चले जाते हैं। एज वेल एज आपका जो एनिमल है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है एंड प्रोडक्टिविटी भी लूज हो जाती है इस पर्टिकुलर केस में। ऑल्सो होमोजाइगसिटी इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली सेम टाइप के जीन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। एक टाइम के पास मैम हो सकता है डिसीजेस बहुत ज़्यादा लग जाएं, हो सकता है मैम कुछ ऐसी XYZ कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी खत्म हो जाए एज वेल एज जो प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाए। तो इन ब्रीडिंग ठीक है कुछ जनरेशन तक, उसके बाद इसमें हमें क्या देखते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ कम आफ्टर मैम अब क्या करें, है ना। हमने बहुत सारी जनरेशन तक इन ब्रीडिंग कर दिया है, अब हम क्या करें। सो अब हमारे पास क्या करना है, हमें करना है बच्चों आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग कुछ नहीं है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर। आपके पास जो भी एनिमल्स थे आपने क्या करा, उनसे आपने क्या करा, आपने यहाँ पे इट्स नॉट सेम, डिफरेंट एंसेस्टर, ओके दिस मस्ट बी द राइट थिंग। सेम ब्रीड एंड डिफरेंट एंसेस्टर, यहाँ पे एंसेस्टर अलग होंगे बट ब्रीड सेम है।
इसका मतलब मैम हमने इस सी वाले को क्या करा है, हमने सेम ब्रीड रखा है लेकिन एंसेस्टर अलग है। अब इसका देखोगे तो आगे एक 4-6 जनरेशन तक इसके एंसेस्टर्स, और यहाँ पे अगर हम एक और कुछ ले लें, ये इनको ही ले लें, तो ये एंसेस्टर अलग हो गए। इसके एंसेस्टर्स में और इसके एंसेस्टर्स में यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, डी ले लेते हैं, कुछ डी है, सेम ब्रीड है, ब्रीड अलग नहीं है, लैब्राडोर ही है, बट एंसेस्टर्स अभी इनके सेम नहीं है, एंसेस्टर्स इनके डिफर हो गए हैं। अब मैम इस सी वाले को इस डी वाले से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउट क्रॉसिंग हो जाएगा। आउट क्रॉसिंग, अगर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है या बाहर निकलना है तो आप आउट क्रॉसिंग कराते हो। सेम ही ब्रीड में ऐसे आप एनिमल्स चूज करते हो जिनके एंसेस्टर्स सेम नहीं है बहुत लंबे टाइम तक। 4 to 6 जनरेशन आपकी एनसीईआरटी बोलती है। सो 4 to 6 जनरेशन तक आपकी जो एंसेस्टर्स हैं दोज आर नॉट सिमिलर इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ये हो गया आपका आउट क्रॉसिंग। अगर आप करते हो कि मैम डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट एंसेस्टर ही ले लो, कि यहाँ पे हमने कोई ब्रीड 2 ही उठा लिया, हमने ले लिया मान लो जर्मन शेपर्ड ले लिया, सो यहाँ पे आपका आ गया नॉट बी, इसको ई ले लेते हैं। आपने क्या करा, इस सी वाले को मल्टीप्लाई कराया है अभी ई के साथ, मतलब मैम ब्रीड भी अलग हो गया है एज वेल एज मैम एंसेस्टर तो ऑब्वियसली अलग हो ही गए हैं। दिस इज द क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है यहाँ पे हिसारडेल, ये आपका वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ये हमने शीप की वन ऑफ द ब्रीड बनाई थी एंड इसमें हमने क्या करा था, हमने इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करा था ऑफ बीकानेरी यूज एंड मरीनो राम्स। ये याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों से हमने एक न्यू आपकी एक बनाई थी वन ऑफ द हाइब्रिड्स, दैट इज हिसारडेल। सो ये क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग था। क्रॉस ब्रीडिंग में आपका हिसारडेल आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीशीज ही अलग हो गई हैं। यहाँ तो ब्रीड चल रहा था तो डॉग ही ना मैम, ऐसा तो नहीं है डॉग नहीं था कैट था। यहाँ तक ठीक थी बात कि मैम ब्रीड ठीक है, ब्रीड आपने अलग लेके उनको अल्टीमेटली फ्यूज करा दिया, कोई बात नहीं, ब्रीड तो एटलीस्ट डॉग है ना, कोई बात नहीं, डिफरेंट ब्रीड है तो इट्स ओके, बट है तो अल्टीमेटली स्पीशीज सेम डॉग है। यहाँ पे हमने स्पीशीज ही अलग कर दी इन केस ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका म्यूल, जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने म्यूल के केस में हमने क्या लिया है, डोंकी प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कराया है विद हॉर्स। सो डोंकी मेल एंड हॉर्स फीमेल, हमने इन दोनों का क्या कराया है, मल्टीप्लिकेशन कराया है। डिफरेंट स्पीशीज हैं टोटली, इससे हमने म्यूल बनाया है। ये एकदम नेचर के अगेंस्ट है, बिल्कुल है, मानते हैं इस बात को। हमने इसको बनाया एंड ये कैसा है बच्चों, स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है जो बेबीज प्रोड्यूस ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेराइल बोलते हैं। सो म्यूल फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है एंड इसका यूज़ हम करते हैं पहाड़ी एरियाज़ में या हिली माउंटेन एरियाज़ में सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर बच्चों मेरे को प्योर लाइन चाहिए, अगर तुम दूसरा एस्पेक्ट सोचो इन ब्रीडिंग का कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मैम जैसे हमने मेंडल वाला केस पढ़ा है कि प्योर लाइन्स हमें चाहिए कि मैम सेम ही टाइप की जो ब्रीड है ना, सिर्फ उसी के जीन से कोई कंटामिनेशन ना हो विद सम अदर ब्रीड, तो आप 1 2 3 4 जनरेशन तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको प्योर लाइन्स मिल जाएंगी फॉर श्योर। तो वहाँ पे आपका क्या काम आता है, इन ब्रीडिंग काम आता है। सो बेस्ट फॉर प्योर लाइन इन ब्रीडिंग है, बेस्ट फॉर लो प्रोडक्टिविटी आपका आउट क्रॉसिंग है एंड बेस्ट फॉर द डिजायरेबल क्वालिटीज आपका क्रॉस ब्रीडिंग है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब हमें ये तो वन ऑफ द मेथड हुआ मैम आर्टिफिशियल है, आपने 2 एनिमल्स लिए उनको आपस में ब्रीड करवा दिया। क्या और कोई तरीका भी है जिसमें हम ब्रीडिंग कर सकते हैं? तो देयर इज वन ऑफ द मेथड कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब हमने किसी मेल जो डिजायर्ड मेल है, हैविंग ऑल द गुड क्वालिटी, सुपीरियर है एवरीथिंग में, उस मेल का या बुल का, ऑक्स का हमने क्या लिए, स्पर्म्स लिए। उन स्पर्म्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने ही इंडिया के किसी अदर रीजन में भी या बाहर भी। सो उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हो, है ना। अदरवाइज हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट था कि हमारी जो काउज हैं या बुफेलोज हैं उनको उसी पर्टिकुलर एरिया तक हमें ले जाना होगा। बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये है कि आपने स्पर्म निकाल लिए हैं उस पर्टिकुलर काउ या बुफेलो से, ऑब्वियसली ऐसी कंडीशंस में जिसमें वो क्या ना हो बेटा, खराब ना हो जाए,
एंड ऐसी कंडीशंस में रखने के बाद आप उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। अगर बहुत दूर एरिया है तो वहाँ तक भी आप उसको भेज सकते हो। इन स्पर्म से हमने क्या करा, क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी के थे, हमने सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल से जब इनको हाइब्रिड कराया तो ऑब्वियसली हमें गुड क्वालिटी के क्या मिलेंगे, फर्दर कैटल्स मिलेंगे। सो इसमें हमें क्या फायदा है, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन फॉर सिलेक्टेड सुपीरियर मेल इज इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सुपीरियर सिलेक्टेड फीमेल। ये दोनों अपने अपने जो भी कैटल या जो भी ब्रीड लिया है हमने, उसमें दोनों ही क्या होंगी, सुपीरियर होंगी। एंड इन दोनों सुपीरियर को हमने क्या कराया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको डिजायर क्वालिटी वाला क्या मिल जाएगा, एनिमल मिल जाएगा। और कोई मेथड, देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड मोइट। मोइट मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब मान लो बच्चों यहाँ पे स्पर्म तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं एज यू ऑल नो, बट हमारे पास फीमेल के केस में वन ऑफ द क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि मैम एक ही ओवा होगा। एक ही ओवा से मैम सुपीरियर फीमेल तो एक ही है, मान लो हमारे पास 10 हैं, 10 में से एक ही हमारी सुपीरियर है। अब हमें हर बार एक ही कैटल मिलेगा, तो मैम ये तो वो मतलब हमें 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, हमें 10 सेम कैटल चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा वन ऑफ द मेथड निकाला जाए कि हमें एक साथ ही 10 ऐसे कैटल्स मिल जाएं जिसमें सुपीरियर फीमेल के कैरेक्टर्स हो और मेल का तो हम ले रहे हैं फ्रॉम द सीमेन। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, हम फीमेल को सुपीरियर जो हमारी काउ या बुफेलो है उनको देते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। हमने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में। सो इनमें भी सेम हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने इस हार्मोन को इंजेक्ट करा सुपीरियर काउ में, जो हमारी सुपीरियर काउ है, और उन्होंने क्या करा, एट अ टाइम 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस करे हैं इंस्टेड ऑफ 1। एक से एक ही कैटल मिलता, अब 6 से 8 अगर एग आ रहे हैं मैम, तो 6 से 8 कैटल मिल जाएंगे। क्वेश्चन अराइजेस, मैम एक ही कैटल में 6 से 8 मिल जाएंगे, तो नहीं, रुको रुको, थोड़ा सब्र रखो। फर्टिलाइजेशन कराया सुपीरियर बुल के स्पर्म से या सीमेन जो हमने लिया था उससे। इसके बाद हमने ये लैब में करा, ऑब्वियसली एक फीमेल से हमने 6 से 8 एग लिए, निकाला, लैब में ले गए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया विद द स्पर्म। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स एक स्टेज आती है अपनी 8 से 32 स्टेज वाली सेल वाली स्टेज, जिसमें आफ्टर फ्यूजन जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला इस स्टेज से निकलता है। 8 to 32 सेल स्टेज में हमने उसको निकाला, और निकाल के हमने जो भी हमारी फीमेल्स थी, मान लो मेरे पास 10 थी, मैंने बोला एक ही सुपीरियर है, तो एक अपनी सुपीरियर काउ में, देन बाकी जो एग्स हैं वो डिफरेंट काउज में, यानी सरोगेट मदर्स में, सरोगेट काउस में मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब एट अ टाइम मुझे एक कैटल नहीं 6 से 8 कैटल मिलेंगी डिजायरेबल ट्रेट वाली। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ मैम, हमें 10 साल तक 8 साल तक वेट नहीं करना पड़ा सेम ट्रेट की काउ के लिए। विद द हेल्प ऑफ मोइट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की मदद से मुझे क्या फायदा हो गया मैम, मैंने एक ही बार में इतने सारे एग्स निकाले, बनाए, उनको फ्यूज कराया, एंड सरोगेसी की मदद से मैंने बहुत सारे कैट मतलब डिफरेंट काउ से बहुत सारे कैटल्स क्या करवा लिए, प्रोड्यूस करवा लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द फायदा ऑफ द मोइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये टेक्नोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं मैम, क्योंकि जो सुपीरियर क्वालिटी वाला कैटल होगा ना मैम, उसमें मैम डिसीज रेजिस्टेंस भी है, अच्छा क्वालिटी भी है, तो मैम व्हाई नॉट टू गो विद दिस। मैं क्यों सेम राशन, सेम पानी, दूध का मतलब स्पेस, एवरीथिंग इज एक्वायर्ड बाय माय कैटल्स, डोमेस्टिकेटेड जो मैंने करा है उससे मैम अब 12 लीटर ले रही हूँ और दूसरा पर्सन 24 लीटर तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अमाउंट को। जब सेम ही चीज है तो व्हाई नॉट टू गो विद द गुड क्वालिटी वाला काउ या बुफेलो, ताकि मेरा तो प्रॉफिट हो ही हो, एज वेल एज जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब चलते हैं आगे हम चलते हैं पोल्ट्री पे। पोल्ट्री बोले तो मुर्गी पालन, मुर्गियों को पालना है। क्वेश्चन आता है दिमाग में, मैम क्यों पालना है मुर्गियों को। तो मुर्गियों को पालने के भी हमारे क्या है, हम लालची तो हैं, है ना, ह्यूमन सा लालची, मानते हो ना, ग्रीडी तो हैं हम। सो पोल्ट्री फार्मिंग में हमें क्या करना है, पोल्ट्री फार्मिंग में हमने मुर्गियों का पालन करना है। पोल्ट्री में आपकी क्या क्या आ जाती हैं, आपकी डक, जितने भी फाउल्स हैं, गीज, पिजन, चिकन, ये सब आ जाती हैं आपकी पोल्ट्री में। ठीक है, सारी बर्ड्स हैं, फाउल बर्ड्स हैं, फाउल्स मतलब बर्ड्स ही बोलते हैं हम। तो इंडिया में तो उतना इनका एग वगैरह नहीं चलता है गीज और डक का, बट आउटसाइड इंडिया चलता है। अब अगर मैं पोल्ट्री में बात करूं तो इसके भी फर्दर 2 टाइप है, जैसे उसके मिल्च और ड्रॉट थे, इसके भी 2 टाइप हैं।
इसके टाइप है लेयर एंड ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मतलब वो मुर्गी जिससे आप क्या अटेन कर रहे हो बच्चों, मीट अटेन कर रहे हो। लेयर वो है जो क्या कर रही है, एग प्रोडक्शन दे रही है आपको, ठीक है। इसके मुर्गी के आपके ये मुर्गी में आ जाते हैं आपके एग्जांपल ऑफ असील है, लेगहॉर्न है, ये आपकी मुर्गियों के सैंपल्स हैं। अब ब्रॉयलर मतलब वो मैम जिससे मीट ले रहे हैं, तो मैम डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। डिसीज हो गई तो भाई मामला ख़राब है, आप क्या उसको सेल करोगे। मैम ऐसी मुर्गी जिसे अंडा ले रहे हैं तो उसका गुड ऑब्वियसली आप क्वालिटी का फूड दोगे उसको। एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चों 25 to 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपकी मुर्गियों को जो लेयर होती हैं। एज वेल एज एक टाइम के बाद ये मुर्गियाँ क्या करती हैं, अंडा देना अगर बंद कर दे तो आप इनको ब्रॉयलर में कन्वर्ट कर देते हो, इनको मीट के लिए इनको सेल कर देते हो। इनमें भी अगेन कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी अगर हुई तो एक चीक से फटाक से पूरे मतलब एक चिकन से आपकी पूरी की पूरी फार्म में फैल जाएगा। तो जिसको भी पॉक्स है, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू है, ये सब है, तो उनको उठा के आप डिफरेंट अलग कर देते हैं या उनको स्लॉटर्ड कर देते हैं, उनको मार देते हैं ताकि वो डिसीज़ फर्दर ना फैले, ठीक है। एक भी कॉन्टामिनेट हुआ तो ऑब्वियसली मैम पूरा का पूरा पोल्ट्री क्या हो जाएगा, हमारा अफेक्ट हो जाएगा विद दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज आती हैं ऑब्वियसली मैम। अगर क्या है, अगर हमारे एनिमल्स हैं तो डिसीज़ होना बिल्कुल बनता है। सो डिसीजेज में अगेन मैनेजमेंट बाद में देखते हैं, पहले डिसीजेज देख लेते हैं। डिसीजेज में अगेन मैं अलग कलर ले लेती हूँ। डिसीजेज वायरल डिसीज़ है तो आपको पता है बर्ड फ्लू है एक तो, है ना, ये तो याद भी नहीं करना, याद ही रहेगा। दूसरा आपका है एक रानीखेत, ठीक है, ये डिसीज़ है, ऐसा मत सोचना रानी का खेत है। इसके अलावा फंगल भी हो सकती है जैसे आपके एस्परजिलस, इसके अलावा बैक्टीरियल भी हैं हमारे डिसीज। अच्छा, ये एस्परजिलोसिस हमने पहले भी देखा हुआ है इन केस ऑफ कैटल में, जब हमने डिसीजेस के बारे में पढ़ा था, तो सेम ही है, सोचना मत कुछ अलग है, ठीक है, सेम ही है, अलग मत सोचना। इसके अलावा बैक्टीरियल में हम लिख सकते हैं, हमारे पास है फाउल्स, फाउल मतलब बर्ड्स को ही कहते हैं फाउल, ये बर्ड ही हैं। कॉलरा हो गया है, कॉलरा हमने पढ़ा था बैक्टीरियल है। इसके अलावा इनको डायरिया भी हो सकता है, तो हमें इनको गर्मी सर्दी सब चीज़ों से बचाना है। अगर आप कोई भी एनिमल रेयर केयर कर रहे हो बच्चों तो बहुत टेक केयर करनी होती है उनको, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का वो काम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सुबह से शाम तक, वो कहीं नहीं कुछ और चीज़ें कर सकते, क्योंकि टाइम से खाना देना है, टाइम से मिल्क निकालना है, एग्स लेने हैं, सब चीज़ें हैं मेंटेन्ड। Poultry is the class of domesticated fowl या birds used for the production of their eggs as well as meat, ठीक है, मीट के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। आप सिलेक्शन करोगे कि डिसीज फ्री हो, सुटेबल ब्रीड हो, ऐसा ना हो कि मैम थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ टेम्परेचर में और मुर्गी ने क्या करा मैम टाटा बाय बाय बोल दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर उसको अडहेयर करना आना चाहिए, थोड़ी सी रेजिस्टेंस उसके अंदर भी होनी चाहिए। प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन, ऐसा ना हो ना भाई आपने फार्म ऐसा ओपन में छोड़ा हुआ है, कोई मुर्गी इधर भाग रही है, कोई मुर्गी उधर भाग रही है, छोटा सा आपने रेलिंग बनाया उससे कूद कूद के बाहर चली गई आपकी मुर्गियाँ, फिर तो चला लिया आपने फार्म। इसके अलावा ऐसा ना हो कि मैम ओपन में है, बिल्ली आ रही है, एक चिक ले जा रही है और कोई अदर एनिमल आ रहा है चिक उठा उठा के आपका ले जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्पेशल टेक केयर करनी है, फार्म ऐसा बनाना है कि भाई वो थोड़े से सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी बिल्ली आई और खा के चली गई, है ना, तो किसी को नाश्ता नहीं देना है हमें। प्रॉपर फीड एंड वाटर, ऑब्वियसली प्रॉपर टेम्परेचर, फीड, वाटर, हाइजीन, हेल्थ केयर, इन सब का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड इन बर्ड्स बाय गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, टाइमली वैक्सीनेशन। देखो सबके केस में ही है ये, तो आप पहले ही क्या करा लो, वैक्सीनेशन करा लो। जैसे हम छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं, ह्यूमंस में बेबीज होते हैं, उनको 5 ईयर्स तक हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिसीज है उनकी वैक्सीन लगवा देते हैं। सो इनके केस में भी है, आप क्यों डिसीज़ का वेट कर रहे हो कि डिसीज़ होगी तो इलाज कराएंगे, वाई, वैक्सीनेशन करा लो प्रायली। अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो वेल इनफ, आपको ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो वैक्सीनेशन करवा लो न्यू बॉर्न्स में, अगर वैक्सीनेशन न्यू चिक्स में करा लेते हो
और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ें दे देते हो, तो फॉर श्योर आपके चिक्स में क्या नहीं होगी मैम, बीमारियां नहीं होंगी। और बीमारियां नहीं होंगी तो ऑब्वियसली अगेन हमारा ही फायदा है, उन पे हमारा इस टाइप का खर्चा नहीं होगा, एज वेल एज वो हेल्दी रहेंगी आगे वाले फ्यूचर में। हेल्दी होंगी तो हेल्दी एग होगा, हेल्दी एग नहीं भी है, अगर हम मीट के लिए भी कर रहे हैं उसको, तो हम हेल्दी मीट होगा, तभी वो अच्छे जो क्वालिटी है उसकी अच्छी होगी तो अच्छे प्राइस भी हमें मार्केट में मिलेंगे। सो दिस मच इज फॉर द पोल्ट्री। ये हमने पढ़ा है रिलेटेड टू पोल्ट्री। अब चलते हैं बी कीपिंग पे। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, इसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। एपी एपिस से आया है। एपिस इज द साइंटिफिक नेम और द जेनरा ऑफ द हनी बीज। Beekeeping or apiculture is the maintenance of hives of honeybees and the production of milk, not milk, honey as well as bee wax. So honey और bee wax का production हम obviously bees से करवाते हैं। honey का high nutritive value है, medicine है, ये sweetener की तरह भी act करता है। इसमें अच्छा खासा आपको क्या मिल जाता है बच्चों, कैल्शियम एंड आयरन मिल जाता है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको भूख लग रही है, चॉकलेट ना खाए, हनी खा ले, गुड फॉर यू, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बहुत सारी जो डिसीजेज होती हैं, डिसीजेज में भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि हनी के साथ लेना। नॉर्मली भी अ गुड डाइजेस्टर होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है आपकी। अगर आप इसको लेते हो मॉर्निंग में तो आपने देखा होगा डाइजेशन ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन इन सब से रिलीफ मिलता है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हनी के साथ इसको लेना, गुड फॉर यू। तो हनी के बहुत सारे फायदे हैं, वो हमें नहीं पता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट जो हनी बी का वैक्स होता है, बी वैक्स होता है, बी वैक्स से आप कॉस्मेटिक्स में, पॉलिशेज में, है ना, कैंडल्स वगैरह में, इन सब में आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो जो बी हाइव है उसमें हनी का भी फायदा हो गया, और मैम जो उसका बचा हुआ बी वैक्स है उसका भी फायदा हो गया। नेक्स्ट है हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट एंड लिव्स इन अ कॉलोनी। अब ये एक सोशल इंसेक्ट है और एक कॉलोनी में रहता है। उससे पहले हम इसके थोड़े से अदर नेम्स और देख लेते हैं। एपिस मेलिफेरा, जो भी लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो इसी मधुमक्खी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जॉटिक है, बाहर से आई, विदेशी है। कहाँ से आई है बच्चों, इटली से आई है, इटली से आई है। क्यों, क्या फ़ायदा है मैम इसका, इसके फ़ायदे लिख लो। एक तो गुड क्वालिटी हनी है, गुड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी है। ब्रीड अच्छी है, ब्रीडिंग की जो पावर है, मल्टीप्लिकेशन की पावर है वो अच्छी है। लंबे टाइम तक एक बीहाइव में रहते हैं, ब्रीडिंग इज गुड, लॉन्ग ड्यूरेशन है एक बीहाइव में, तो ज़्यादा टाइम तक रहेंगी तो ज़्यादा हनी देंगी। स्टिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिंग इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको काट लिया तो बिल्कुल आप बर्बादी हो गए हैं ना, दर्द ही हो जा रहा है, तो वैसा वाला सीन नहीं है। बट इनके पास मैम प्रेडिएटर्स को मार के भगाने की ताकत है, जो भी दुश्मन आएंगे उनको मार के भगा सकती हैं, इतनी इनकी क्वालिटी है। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी मेलिफेरा में मिलती हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं बच्चों, इनका रेयर केयर करते हैं अपने इंडिया में, क्योंकि इनसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा आपकी एपिस की अदर वैरायटीज़ भी हैं, नाम लिखिए उनके। एपिस इंडिका कॉमन इंडियन बी है आपकी, नॉर्मल आपकी इंडियन की बी है, इंडियन बी है, इंडिजिनस है बेसिकली, वो है एपिस फ्लोरे एंड एपिस डोरसेटा। दिस इज रॉक बी एंड दिस इज प्यारी प्यारी लिटिल बी, छोटी छोटी सी। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैरायटीज़ हैं बीज की। बट आप अगर बीइंग अ फार्मर एपीकल्चर करना चाहते हैं तो आप कौन सी बी को चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे एपिस मेलिफेरा को, क्योंकि ये अच्छी है बहुत सारी चीज़ों में एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल बी।
अब चलते हैं आगे। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एन एरिया वेयर देयर इज अ सफिशिएंट बी पास्चर्स। अच्छा, अब क्या है ना, आपने क्या करा, आपने मान लेते हैं मधुमक्खी पालन करा है ना, तो पहली बात तो एपेरीज होती हैं, एपियरी होती हैं, एपियरीज, जिसमें आप अपनी मधुमक्खियों को रखते हो। ये एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें नेट आप डालते हो, जिसपे बिहाइव आपकी मधुमक्खियां बनाती है। पहली चीज तो ये। एपेरीज आप रखते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे पास्चरेज अच्छा खासा हो, यानी नेक्टर अच्छा मिले, फ्लावर्स हो, वेजिटेशन हो, फ्रूट्स हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ जाएं और फट फट करके बहुत सारा नेक्टर आपके लिए लेके आएँ। अब नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, ये आपको होनी चाहिए बिकॉज यू आर डूइंग द बी कीपिंग। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये देखो लिखा भी है वाइल्ड शर्ब्स, कल्टिवेटेड क्रॉप्स वगैरह होंगी तो आपके लिए गुड है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, मोर नेक्टर आपको मिलेगा। मोर नेक्टर मिलेगा तो मोर आप क्या बना पाओगे, हनी बना पाओगे, है ना। हनी कैसे मिलता है, नेक्टर प्लस पॉलन ग्रेन रिगर्जिटेटेड होता है बच्चों, इनको मिला के आप हनी बनाते हो। आपकी हनी इस नेक्टर लेके जाती हैं, नेक्टर ले जाने के बाद अपना जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें रखती हैं थोड़े टाइम के लिए, और जो अपना बिहाइव होता है वहाँ जाके निकाल देती है, रिगर्जिटेट कर देती हैं, वही आपका हनी है। ठीक है, तो डाइजेस्टेड होता है थोड़ा सा, इसलिए हमारे लिए भी गुड फॉर डाइजेशन होता है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि हनी इज़ अ सोशल एनिमल, तो अगर इस डायग्राम में आप देखो तो एक ये वर्कर है, ये क्वीन दीदी हैं, ये ड्रोन भैया हैं। तो क्वीन सबसे बड़ी है, उसके बाद ड्रोन है, उसके बाद वर्कर है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, मैम कॉलोनी में क्यों रह रही है, ऐसा क्या हो गया, तो देखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम। आइए, क्वीन एक होती है बच्चों, है ना, रानी इज वन ओनली, एंड इनका जो प्लॉइडी है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ओनली वन इन अ बीहाइव, और ये एक ही बार अंडे देती हैं अपनी लाइफ टाइम में, है ना। अगर दूसरी क्वीन आ जाती है तो पहली क्वीन अपना साम्राज्य छोड़ के चली जाती है। दूसरा है वर्कर भैया, वर्कर इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है मतलब एग से ही डायरेक्टली क्या बन गए, वर्कर बन गए। और वर्कर क्या है, ये फीमेल है क्वीन ऑब्वियसली, वर्कर क्या है बच्चों, मेल है। सो वर्कर का काम क्या है, ये बने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पार्थेनोजेनेसिस से। पार्थेनोजेनेसिस होता है बच्चों जब विदाउट फर्टिलाइजेशन आप क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं या फ्रूट भी बना लेते हैं, उसको ही पार्थेनो कार्पी बोलते हैं, इसको जेनेसिस बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। सो पार्थेनोजेनेसिस से वर्कर बी बनी है, जिसका प्लॉइडी इज एन ओनली, यानी आधा है, हैप्लॉइड है। ये क्या करता है, ये मेल गैमीट प्रोवाइड कराता है टू क्वीन। ये दोनों ही क्या हैं बच्चों, ये दोनों ही फर्टाइल हैं, मतलब ये प्रोजनी या रिप्रोडक्शन करने के केपेबल हैं। लास्ट आती है अपनी, सॉरी दिस इज ड्रोन नॉट वर्कर, दिस इज ड्रोन, सॉरी ड्रोन उड़ने वाला ड्रोन नहीं है, है ना। नेक्स्ट आती है आपकी वर्कर बी। वर्कर बी जैसा नाम से लग रहा है मैम बहुत ही काम करती होगी, तो ये भी डिप्लॉयड है एंड फीमेल है, बट दिस इज स्टेराइल, ये अंडे नहीं दे सकती, फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती है। जितना भी काम होता है ऑफ बिहाइव बनाने से लेकर नेक्टर इकट्ठा करने तक सारा काम कौन करता है, आपकी वर्कर भी करती है। ये दोनों बैठ के आराम से अंडे दे रही है क्वीन, एंड वर्कर भी जो है ड्रोन है वो क्या कर रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि फ्यूजन हो। बाकी जितना भी काम है आपके पूरे के पूरे बीहाइव का, उसको बनाना, उसमें हनी का कलेक्शन, ये सब कौन कर रहा है, बिहाइव कर, ओ सॉरी दिस वर्क भी कर रही है। ठीक है, इवन दो हनी प्रोडक्शन, मतलब जो भी काम है वो वर्कर कर रही है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, वर्कर बी है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। एपेरीज वुडन बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, बीज को रखते हो, ताकि जब ये हनी जो आपके बीहाइव्स हैं वो बना लेती हैं, एज वेल एज उनमें जब न्यूट्रिएंट आ जाता है, हनी आ जाता है, तो आप इसको निकाल लेते हो और फिर उनसे बी वैक्स और जो भी हनी है उसको निकाल के अपना इस्तेमाल कर लेते हो, सेल कर देते हो बेसिकली उसको। नाउ कम टू द पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज
फिश फार्मिंग पिसीकल्चर ही फिश फार्मिंग है। पिसी मतलब मछली। इसमें आप कैच कर रहे हो मछली को, प्रोसेस कर रहे हो, देन सेल कर रहे हो मछली को, ये आप करते हो इन फिशरी। आपकी शेल फिश भी हो सकती है जिनके पास शेल प्रेजेंट होता है, एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स भी आ सकते हैं फिशरीज में। हम मेजर फिशेस के एस्पेक्ट में ही इसको पढ़ रहे हैं। एक्वाकल्चर इज रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि आपकी मछली, आपका ये प्यारा प्यारा प्रॉन है, इसको लोग खाते भी हैं। ये आपका ऑयस्टर है, जैसे आपको क्या मिलते हैं पता है? पर्ल, जो मोती होते हैं, पर्ल होते हैं, वो हमें इस ऑयस्टर से मिलते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, दीज आर पर्ल्स। ठीक है, तो पर्ल की खेती होती है, यानी ऑयस्टर्स की खेती होती है। जापान वगैरह में लोग इसको ग्रो करते हैं इन एन पर्टिकुलर लैंड स्पेसिफिक, वहाँ पे इसको ग्रो करते हैं। इससे जो भी पर्ल निकलता है उसको सेल करके पैसा ही पैसा है ना, पैसा ही पैसा होगा। तो ये प्रॉन है बच्चों, ऑयस्टर है, ऑयस्टर से हमें पर्ल मिलते हैं, पर्ल फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। मसल्स, फिशेस, ये सब किस में आते हैं? आपके फिशरीज या फिर पिस कल्चर में आते हैं। अब जो मछलियाँ होती हैं मैम, फ्रेश वाटर भी होती हैं एज वेल एज मरीन भी होती हैं। अब गलती हमें ये नहीं करनी है कि मरीन वाली को उठा के हम फ्रेश में डाल दें, फ्रेश वाली को उठा के मरीन में, उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जो भी कंडीशंस होती हैं आपके कॉन्सनट्रेटेड, जो आपकी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडिंग ऑन हम हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक बोलते हैं फ्रेश वाटर को। तो उसके डिपेंडिंग ऑन जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं ऑफ अ फिश, जो मरीन से फ्रेश में आ जाए या फ्रेश से मरीन में चली जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी फिशेज़ हैं, जैसे कि कटला, रोहू, कॉमन कार्प, हिल्सा, सार्डिन, पॉम्फ्रेट, मैक्रल्स, ये आपकी मरीन वाटर हैं। ये याद रखने हैं फ्रेश वाटर फिशेज़ के नाम एज वेल एज मरीन वाटर फिशेज़ के नाम। तो इनको आप नॉर्मली आप जाओगे ऐसे एरिया कोस्टल रीजन्स में, वहाँ पे लोग कटला, रोहू इज़ वेरी कॉमन, इनको लोग खाते हैं ताकि ऑब्वियसली मैम अगर वहाँ पे नॉर्मली ये मिलती हैं तो लोग बहुत इजीली इनको यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर दिस एज अ फूड, है ना, फॉर एज अ फूड। अब अगर मैं बात करूं फिशेस के केस में, तो फिशेस के केस में दो नाम और आते हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। एक है इंटीग्रेटेड कल्चर, फिश कल्चर, जिसमें आपने क्या करा, इंटीग्रेट मतलब दो चीज़ों को मिला देना। तो इसमें आपने जहाँ चावल ग्रो हो रहे थे आपकी धरती पे, उसमें राइस में आपको पता है ज़्यादा पानी लगता है ना, राइस की जो फार्मिंग होती है उसमें ज़्यादा पानी लगता है। अभी मैम ज़्यादा पानी लगता है, तो हमने क्या करा, इस ज़्यादा पानी में हमने सोचा क्यों ना मछलियाँ भी इनमें डाल दी जाए। तो आप राइस प्लस फिशरी, फिश कल्चर दोनों साथ में करते हो इन इंटीग्रेटेड कल्चर। तो आपकी राइस भी ग्रो हो रही है प्लस मछली भी ग्रो हो रही है, 2 in 1 हो रहा है। मान लो ये मेरा लैंड है, लैंड में यहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है और यहाँ पे पानी क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट में है, तो मैंने ऐसी मछलियाँ भी यहाँ पे डाल दी जो थोड़ा सा टेम्परेचर में जो स्विचिंग आएगा उसको अडहेर कर पाए और ग्रो कर जाए। तो सेम पानी में हम चावल भी ग्रो हो गए, मछली भी ग्रो हो गई, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, मज़े आ रहे हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आप गए ओशियन में, मछली को पकड़ा और सेल कर दिया, ऐसा ही है वैसे तो, बट बहुत लंबे टाइम तक नहीं बच्चों, बहुत लंबे टाइम तक आप मछली लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। आप खुद भी क्या कर सकते हो, उनकी रेयर केयर कर सकते हो। नॉर्मली इन जनरल अगर हमें फिशेस को कैच करना है, पकड़ना है, तो हम क्या करते हैं मैम, हम अपना उठाते हैं अपनी शिप को, सॉरी अपना जो भी बोट है उसको, एंड जाके अपना नेट फेंक देते हैं, एंड जो मछली आती है उसको सेल कर देते हैं। ये वन ऑफ द मेथड है। अब मैम इतना बड़ा ओशन है, कहाँ मछली होगी, कैसे पता चलेगा? तो आपके फिश स्कूल्स होते हैं, है ना, सैटेलाइट से भी आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। फिश स्कूल्स होते हैं जहाँ बहुत सारे अमाउंट में या नंबर ऑफ फिश इज मोर, तो वो आपको सिग्नल मिलते हैं इधर टू द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट से पता चलता है, इको साउंडर्स होते हैं उनसे भी पता चलता है। तो इनसे आप क्या करते हो, पता लगाते हो कहाँ पे फिश के स्कूल्स हैं या शोल्स हैं, वहाँ जाके आप उनको पकड़ते हो, मस्त लाते हो, सेल करते हो, पैसा ही पैसा। इसके अलावा कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, आप एक ही जगह पे बहुत सारी मछलियों को ग्रो कर लेते हो। मतलब अगर आप एक छोटा सा पॉन्ड या जो भी लेक ले रहे हो, पॉन्ड ले रहे हो बेसिकली, उस पॉन्ड में आप सोचोगे मैम एक ही टाइप की फिश ग्रो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारी टाइप की ग्रो कर लेते हो। कुछ ऐसी हैं जो आपकी यहाँ नीचे रहेंगे, कुछ मैम मिडल जोन में होंगी, एंड कुछ आपकी सरफेस फीडर्स होंगी।
तो यहाँ पे एट अ टाइम आप 5-6 वैरायटीज की फिशेस को क्या कर सकते हो, एट अ टाइम ग्रो करवा सकते हो इन दिस कंपोजिट फिश कल्चर. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन यूज टू ग्रो आर फिशेस इन अ पर्टिकुलर एरिया. इसके अलावा अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको क्या मिलती हैं, फिश के सीड मिलते हैं. मार्केट में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिश के सीड मिलते हैं. फिश सीड नाम की भी एक चीज़ होती है. जैसे आपके नॉर्मल प्लांट के सीड होते हैं वैसे ही फिश के सीड्स भी होते हैं. जैसे इसमें हैचलिंग्स आ गए, फ्राई आ गई, फिंगरलिंग्स आ गए. ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज की आपकी फिशेस हैं जो भी जस्ट हैच हुई है, थोड़ी सी और ग्रोन अप है, एकदम यंग है. डिपेंडिंग ऑन दैट फिश के सीड्स मार्केट में मिलते हैं. आप बोलो जी हैचलिंग दे दो रोहू के या फ्राई दे दो कटला के, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फिशेस की सीड्स मिल जाती है. इनको लाके आप अपने पर्टिकुलर लैंड पे डालो, ग्रो करो, पैसा पैसा कमाओ. ठीक है. सो दिस इज बेसिक कल्चर फॉर यू. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द प्लांट ब्रीडिंग. अब प्लांट ब्रीडिंग क्यों करवाना है, अगेन वही क्वेश्चन, हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट ब्रीडिंग हमें इसलिए कराना है मैम ताकि हमें क्या हो, फायदा हो, है ना. हमें फायदा होगा कब होगा मैम, जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट से इस तरीके से उनको क्या करेंगे, उनमें इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स या डिजायर्ड जो भी हमारे करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, ताकि हमें क्या हो, हमें हो मुनाफा. मुनाफा कब होगा बच्चों, मुनाफा तब होगा मैम जब सेम पीस ऑफ लैंड से आप ज़्यादा टन ऑफ व्हीट, राइस, ग्रेन्स जो भी हैं उनको ग्रो कर पाएंगे. और ये कब होगा, जब आपके पास गुड अमाउंट ऑफ सीड, इरिगेशन अदर फैक्टर्स भी हैं बट सीड इज़ द प्राइमरी थिंग. आपके पास गुड क्वालिटी का अगर सीड है तो ऑब्वियसली आपका जो क्वालिटी है ऑफ सीड, आपका जो प्रोडक्ट है, यील्ड है, वो मतलब अनडाउटली एनहेंस हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा, इंक्रीज होगा ही होगा फॉर श्योर. So plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation and better yield, and they also have disease resistance in that particular area. Cultivation अच्छा हो, yield बढ़िया हो, जल्दी अच्छे से cultivate हो जाए, yield अच्छा हो, plus आप disease resistant भी उन plant को grow कर पाए. तो it's a good thing for अ फार्मर कि उसको इस टाइप की अगर सीड्स मिले. तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन एस्पेक्ट क्या है, अच्छे सीड्स को ग्रो करना एंड उनको फर्दर नॉर्मल कमर्शलाइज करना, नॉर्मल मार्केट में सेल करना. क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग आप सिंपली क्या करते थे, दो अपने राइस के प्लांट्स लिए, उनको ब्रीड या हाइब्रिडाइज कराया एंड प्योरलाइन को मतलब जो भी दो डिफरेंट सीड्स थे प्योरलाइंस के, उनको लिया, हाइब्रिडाइज कराया, कुछ नया मिल गया, हो गया. हमारे पास तो इतनी नॉलेज थी तब तक, उससे मिल जाता तो ठीक है, डिजायर्ड क्वालिटीज़ नहीं मिलती थी तो कोई बात नहीं. इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद अ डिजायरेबल ट्रेट ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन, डिसीज रेजिस्टेंस, ये सब हम एस्पेक्ट करते थे फ्रॉम दिस प्लांट ब्रीडिंग विच इज कन्वेंशनल और द क्लासिकल वन. न्यू प्लांट ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द मॉलिकुलर जेनेटिक्स. आप इसमें उसके जीन्स तक चले गए हो, जेनेटिक टूल्स को आप यूज करते हो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. Trait of breeders have tried to incorporate into plant crops जिनकी क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छी हो, टॉलरेंस हो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से. सूखा पड़ गया तो प्लांट मर गए मैम, ज़्यादा फ्लड हो गया तो प्लांट मर गए. ज़्यादा टाइम के लिए तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट थोड़ा अगर फ्लक्चुएशन है तो आपके प्लांट के पास इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेस में उतना उनको अफेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना पड़े एंड मैम वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ. इंक्रीज रेजिस्टेंट टू पैथोजन एंड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड ऑल. आपके जो भी डिसीज पेस्ट वगैरह आते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट ना करें आपके प्लांट्स को, तो आपके लिए गुड थिंग होगी. ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका प्लांट वहाँ पे रहेगा एंड रहेगा तो क्या होगा मैम, तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्वांटिटी देखने को मिलेगी, प्लस वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं इन XYZ चीज़ों से, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, पानी हो, सूखा हो, एज वेल एज मैम अगर पैथोजन भी आ गए तो भी. अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वेल इनफ, आप वैसे ही अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे. बट ये प्रोडक्टिविटी तो उसी सीड की है ना मैम जो हमें कितना दे रहे हैं, 20 kg ऑफ वीट दे रहे हैं. सीड अच्छी क्वालिटी का और कब होगा, जब वो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी भी देगा. तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं आगे.
टुवर्ड्स द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग अगर हमें करनी है तो वो कैसे करनी है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो प्लांट ब्रीडिंग के केस में आप क्या करेंगे, कलेक्शन वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग न्यू वैरायटीज। नई नई वैरायटीज को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं। पहली बात आप क्या कीजिए, आप कलेक्शन कीजिए वेरिएबिलिटी का। जितने भी वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को आपने एक्यूमुलेट कर लिया या कलेक्ट कर लिया। देन इवेल्युएट एंड सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर वेरिएंट। अब आप उनमें से चूज कीजिए कि आपको कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। उनको चूज करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो आपने सिलेक्ट करा सुपीरियर वेरिएंट्स को। इसके बाद आपने उनका क्या कराया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, उनको हाइब्रिडाइज करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। एंड देन आपने टेस्ट करा कि जो आपको उनके मतलब जो उनके प्रोड्यूस मिले हैं, सीड्स मिले हैं, उसमें वो कॉम्बिनेशन है भी या नहीं है। सो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, वो वाले करेक्टर्स मिले हैं कि नहीं। मान लो 50 सीड मिले आपको, 50 को हमने ग्रो करा, 50 के 50 सीड्स को, उनसे हमने देखा कि हमारा जो क्वालिटी था, जो हमें चाहिए था, वो पर्टिकुलर सीड हमें मिला भी है कि नहीं मिला है। अगर वो हमें नहीं मिला है तो आप उसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। वैसे 50 अगर सीड्स आपको मिले हैं तो किसी ना किसी एक में आपको पर्टिकुलर करेक्टर मिल ही जाता है। नेक्स्ट टेस्टिंग एंड रिलीज द आपने टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया ये सीड है, आपने उसे 2 4 10 अपने करते 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 बहुत सारे सीड्स बना लिए। एंड देन उसको टेस्ट करा, रिलीज करके कमर्शलाइज कर दिया फॉर न्यू कल्टिवेटर्स। आपके जो भी किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनके लिए आपने उसको अवेलेबल करा दिया कमर्शियल मार्केट में, ताकि उसको वो खरीद के अपना ग्रो कर सके एंड उनको क्या हो, मुनाफा हो, फायदा हो, एज वेल एज आपकी जो गवर्नमेंट है या आपकी जो कंट्री है उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने में। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फील्ड। इंडियन एग्रीकल्चर, अगर आप बात करोगे इंडिया में कितना एग्रीकल्चर है, तो इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो आपका 33% इंडिया का जो जीडीपी आता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। 33% ऑफ इंडिया का जीडीपी इज फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर। ये हुई एग्रीकल्चर की बात। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहा है, तो पॉपुलेशन के 62% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आज भी आपकी कंट्री का एक मेजर सोर्स है। 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलाइंग ऑन द दिस एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो ये आपके कुछ परसेंटेजेस हैं, कुछ काउंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ हमारी जो एग्रीकल्चर है उससे हमें क्या मिल रहा है। हम बोलते हैं कि नहीं एग्रीकल्चर में तो कुछ नहीं है, बट अगर बच्चों एक गुड वे में एग्रीकल्चर किया जाए तो इससे ज़्यादा फ़ायदा कहीं नहीं है। उस स्पेसिफिक पीस ऑफ प्लांट से आप अच्छा मेन्योर यूज़ कीजिए, आप अच्छे सीड्स यूज़ करिए, आपका जितना लागत नहीं होगा उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। मतलब जितना आपने उसमें पैसा अगर 10 रुपये लगाया है तो आपको 100 तो नहीं बट 80 तक आपको ईजिली मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी मार्केट क्या है, आपका क्वालिटी क्या है, आप कितना क्वांटिटी उसमें से निकाल पा रहे हैं। तो अगर गुड मेथडोलॉजी लगाई जाए तो सेम पीस ऑफ लैंड से पहली बात प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरी बात आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर एक आपकी जो अलाइनमेंट है, आपका जो दिमाग है वो ठीक डायरेक्शन में जाएगा तो आप सिर्फ पीस ऑफ लैंड से बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। ऑब्वियसली छोटा सा लैंड नहीं होना चाहिए, लैंड बड़ा होना चाहिए, बट आपकी टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप मेन्योर बना लीजिए, आप गुड फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लीजिए। फर्टिलाइजर्स इज़ नॉट लाइक आप मिक्स करिए, आप मेन्योर भी यूज़ कीजिए, आप फर्टिलाइजर भी यूज़ कीजिए, अच्छा क्वालिटी का सीड लेके आइए, आपको पता है कहाँ से मिलता है, क्या होता है, किसकी क्या विशेषता है, ऐसे ऐसे करके स्पेसिफिक आप सीड लाएं, उनको ग्रो करें, इरिगेशन करें। आपको पता है कितने अमाउंट से चल जाएगा काम, ज़्यादा इरिगेशन का आपका लॉस ना हो। आपको पता है कौन कौन सी पेस्ट रेजिस्टेंस आपकी वीट्स हैं, राइस हैं, उनको लाओ। पेस्टों से हमको खतरा ही नहीं होगा, खतरा नहीं होगा तो हम लॉस का कोई वही नहीं है, मतलब लॉस हो ही नहीं सकता हमें पेस्ट की वजह से। अब डिफरेंट अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस से वो अफेक्ट हो रहा है तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा ही सीड चूज़ करा है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। इसमें भी बहुत हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बट हमारी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम वही ट्रेडिशनल वे से चले जा रहे हैं, द टेक्नोलॉजी मस्ट बी हेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
ओके अब इंडिया में आई थी बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन। कब आई थी? 1960 के आसपास हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन, हरित क्रांति इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें आपने क्या करा, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, चाहे अच्छे सीड लो, फर्टिलाइजर्स लो, जो भी है उनकी वजह से हमने क्या करा, अपनी ईल्ड को बढ़ाया एंड फूड प्रोडक्शन हमारी कंट्री में, चाहे वो वीट है, राइस है, सबका बढ़ गया था। कितना बढ़ा था अभी बात करते हैं, वीट और राइस के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, नॉर्मन ई बॉरलॉग, ही इज द साइंटिस्ट हु गिव दिस स्टार्टेड दिस ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इन्होंने शुरू करा था ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड इंडिया में कौन लेके आया था? MS स्वामी नाथन। ये इंडिया में इसको लेके आए थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1960 to 2000 wheat production increases from 11 million ton to 75 million ton। कितना ज़्यादा राइज हो गया बाय इनिशिएटिंग सम ऑफ द मेथडोलॉजीज। इंटरनेशनल सेंटर था वीट और मेज़ का आपका मैक्सिको में, जहाँ पे ये रिसर्च चल रही थी। एंड सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो थी आपकी वीट की, वो लेके आए थे नॉर्मनी बॉरलॉग। सेमी ड्वार्फ वैरायटी मतलब प्लांट इतना बड़े करके तो फ़ायदा नहीं है। मैम देखो, आप दो चीज़ें यहाँ पे समझो, आप बच्चों दो चीज़ें यहाँ पे समझो कि अगर मैं राइस वीट की बात करूँ, मेरे पास 2 वीट है, ये वीट है मैम, इस पे ना 4 क्या लग रहे हैं आपके ग्रेन्स के जो बालियाँ होती हैं वो लग रही हैं, यहाँ पे 6 लग रही हैं। इसका साइज भी छोटा है। बड़ा अगर वीट होगा तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है आपको? अल्टीमेटली किससे लेना देना है मैम? ग्रेन से लेना देना है। अगर मैम ज़्यादा लंबा हमारा पौधा होगा, क्रॉप प्लांट होगा, तो होगा क्या कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा, है ना, ज़्यादा पानी लेगा, ग्रो करेगा। अगर छोटा होगा तो अच्छी बात है ना मैम, हमारा न्यूट्रिशन भी कम लग रहा है, सॉइल से भी कम ले रहा है वो, एज वेल एज पानी भी कम लग रहा है, और ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी भी दे रहा है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी आपके नॉर्मली बॉरलॉग लेके आए थे। इसके अलावा इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंडियन वैराइटीज इन 1963 लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोना। दीज आर द गुड वैराइटीज विच इज गिविंग यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लांट्स। सो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब पता चलेगा आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम राइस, जब दिस हरित क्रांति आया या ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इसका जो प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन से 90 मिलियन हो गया, मतलब लगभग दोगुना हो गया, ठीक है, डबल हो गया लगभग। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में प्रेजेंट है। यहाँ पे IRRI में IR8 एंड ताइचिंग नेटिव थे, ताइचिंग नेटिव 1, ताइचंग नेटिव 1 ताइवान, ये 2 वैरायटीज़ लाई गई जो गुड क्वालिटी वैरायटीज़ थी आपके राइस की, जिसको आप ग्रो करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इंडिया की वैरायटीज़ थी जया एंड रत्ना, ठीक है। ये फिलीपींस की IR8 एंड ताइचंग नाइफ एज ऑफ ताइवान। देन शुगर केन का साइंटिफिक नेम होता है सैकरम, जीनस होता है। एक है सैकरम बारबेरी एंड है सैकरम ऑफिसिनारम। सैकरम बारबेरी ये आपका नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में ग्रो होने वाला ऑफिसिनारम हैविंग द गुड क्वालिटी। एंड हमने फर्दर इसको पुश करा कि पूरे इंडिया में ऑफिसिनारम ही ग्रो हो, ताकि हमें गुड क्वालिटी का शुगर केन मिले, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ क्या हो, आपका शुगर केन हो। शुगर केन में अच्छा अमाउंट ऑफ अगर रस होगा तो उससे अच्छा अमाउंट ऑफ क्या करेंगे आप, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैगरी हो गया, है ना, या आपकी शुगर्स हो गए, वो बना पाओगे। अगर रस ही कम होगा तो मैम कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम लैंड भी जा रहा है, स्पेस भी जा रहा है, न्यूट्रिशन भी जा रहा है, एवरीथिंग इज गोन इन वेन, नॉट इन वेन, बट येस प्रोडक्ट कम मिल रहा है। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा मिल सकता है तो वाई नॉट टू गो विद द गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथडोलॉजीज। तो ये कुछ टेबल है आपके न्यू वैराइटीज ऑफ वीट, राइस एंड शुगर केन का। अगर मैं बात करूं वीट में, तो कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, पूसा लेरमा, सोनारा, शरबती सोनारा, रोजा 64A, सोनारा 64 अर्ली, शरबती सोनारा, अर्जुन, ये सारी आपकी वैरायटीज़ हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं वीट की। अगर आप चाहते हो इनको ग्रो करना तो आप ये सारी वैरायटीज़ मार्केट से परचेज करके उनको ग्रो कर सकते हो, आपको फ़ायदा फॉर श्योर होगा। राइस में आपकी जया, रत्ना, पद्मा,
ये सब आती हैं। सैक्रम, बारबेरी, ऑफिसिनारम, अ न्यू वैरायटी, इनको कंबाइन करके हमने इन दो को कंबाइन करके एक न्यू वैरायटी बनाई है जिसमें इसके दोनों के डिजायरेबल ट्रेट है। क्योंकि साउथ इंडिया में ग्रो करने वाला जो शुगर केन है वो नॉर्थ इंडिया में हो सकता है मैम टेम्परेचर की वजह से, एनवायरमेंट चेंज की वजह से उतना अच्छे से फ्लरिश ना हो या ग्रो ना करे, तो हमने इनकी भी एक न्यू वैरायटी कंबाइन करके इन दोनों के कैरेक्टर्स को हमने क्या करी है, बनाई है। नेक्स्ट डिसीजेज, ऑब्वियसली डिसीजेज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो प्लांट्स में भी डिसीजेज होती हैं। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर इज अ बैक्टीरियल डिसीज। फंगल में ब्राउन रस्ट ऑफ योर व्हीट। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, बीच में लाल लाल हो जाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो की डिसीज है। टोबैको मोजाइक वायरस, टर्निप मोजाइक वायरस, डिफरेंट टाइप के वायरल डिसीजेज भी हैं हमारे प्लांट्स में। तो क्यों ना मैम डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जाएं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। सो ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक एंड बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। हम दो टाइप की ब्रीडिंग मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं ताकि हम ट्राई करें क्वालिटी एंड एज वेल इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाने का। So conventional breeding is often constrained due to availability of limited number of disease resistant genes that are present and identified in various crops or wild types. मतलब limited number of disease resistant genes, मतलब मान लो मेरे पास 5-6 टाइप के वीट के ही प्लांट हैं, बट उन सब में भी मैम हर एक डिसीज से रेजिस्टेंस नहीं है। कुछ की हो सकता है 1 से हो, कुछ की हो सकता है 2 से हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आप नहीं उससे ले पाओगे। मतलब जो अवेलेबल है उनसे ही आप सोचो कि हम सबसे डिसीज रेजिस्टेंट जितने भी इंसेक्ट या पेस्ट हैं उनसे डिसीज रेजिस्ट हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता क्योंकि इतने अवेलेबल ही नहीं हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग आपका नॉर्मल ही ब्रीडिंग है, जो हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग ही है। म्यूटेशनल में फ़ायदा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ऑल्दो उसमें म्यूटेशन की वजह से हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स है वो रेजिस्टेंस हो जाए। वो कैसे होगा देखते हैं। देयरफॉर अदर ब्रीडिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड इन म्यूटेशन ब्रीडिंग सिलेक्शन अमंग्स द सोमा क्लोनल वेरिएंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं, म्यूटेशंस भी करते हैं। जो अपने ये होते हैं सोमाज होते हैं, सोमा क्लोनल, इट मीन्स प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन वगैरह कराते हैं, उनसे भी जो हम न्यू वैरायटीज़ बनाते हैं उनका हम उपयोग कर पाएंगे इन म्यूटेशन। कन्वेंशनल में हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। स्टेप्स क्या है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के, फिर भी देख लेते हैं। स्क्रीन करा, जर्म प्लाज्म देखा आपने, डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं, किससे है किससे नहीं है, उसके हिसाब से आपने पेरेंट चूज करे, उनका हाइब्रिडाइजेशन करा। उसके बाद आपने सिलेक्शन इवैल्यूएट करा हाइब्रिड्स को, एंड देन टेस्टिंग के बाद उन नई वैरायटीज़ को आपने मार्केट में रिलीज कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। इसमें फ़ायदा क्या नहीं हुआ कि जो अवेलेबल था उन्हीं का हमने क्या कर दिया, समअप बना दिया है, लेकिन हम गुड कुछ नया नहीं ला पाए इन दिस केस। हो हाँ ये है कि हमने हाइब्रिड करके उसको नया बना दिया है, बट कुछ नया हम यहाँ पे नहीं ला पाए। कुछ डिसीज रेजिस्टेंस हैं आपकी, जैसे वीट की हिमगरी है ना, ब्रासिका, आपका वाइट रस्ट, इससे रेजिस्टेंस होता है। पूसा स्वर्णिम इसकी वैरायटी है। कॉलीफ्लावर जो आपकी गोभी होती है। काउपी आपकी दाल है। चिली आपका नॉर्मल हरी मिर्च है। पूसा सदाबहार, पूसा कोमल, पूसा शुबारा, पूसा स्नोफॉल केवन। ब्लैक रॉट कल ब्लाइट रॉट से ये मुक्त है, डिसीज रेजिस्टेंस है। यहाँ वाइट रस्ट से है। लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है, हिल ब्लंट नहीं होता है इस केस में। काउपी के केस में पूसा कोमल इज वन ऑफ द वेराइटी जो बैक्टीरियल ब्लाइट से अफेक्ट नहीं होती है। चिली में पूसा सदाबहार है। चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल से अफेक्ट ये नहीं होती है। इन सब डिसीजेस से ये सारे रेजिस्टेंस हैं। अब ये सारी वैरायटीज में तुम एक बहुत कॉमन नाम देख रहे हो, पूसा 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 पूसा। पूसा आपका इंस्टीट्यूट है, आपका दिल्ली में है पूसा रोड, वहाँ पे बहुत बड़ा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका एग्रीकल्चर का, जहाँ पे आप ये सारी डिस्कवरीज चलती हैं, है ना। ये सब चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब न्यू वैरायटीज़ बनाते हैं। उन न्यू वैरायटीज़ में आप क्या देखते हो कि मैम जो बेटर होती है उसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है। उनका जो नाम है उसी इंस्टीट्यूट के नाम पे हमने रख दिया, पूसा लैरमा, पूसा ये पूसा वो, तो इसलिए आपको पूसा नाम बड़ा कॉमन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज़ एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे सारी रिसर्चेस चलती हैं, इन दिल्ली में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में आप कुछ नहीं करो, म्यूटेशन करो बेसिकली। सो म्यूटेशन इज द प्रोसेस
सी म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन। आप क्या चेंज कर रहे हो भाई, आप जीन्स ही चेंज कर रहे हो। अगर भैया आपने जीन ही चेंज कर दिया तो बट ऑब्वियस है कि आप कुछ नया करेक्टर लेके आओगे। अब जरूरी नहीं है वो नया करेक्टर अच्छा ही हो या उससे आपको फ़ायदा ही हो, मैम ज़रूरी तो नहीं है। म्यूटेशन तो हो सकता है किसी भी जीन में हो जाए। म्यूटेशन आप किससे कर रहे हो? म्यूटेशन आप कर रहे हो मैम डिफरेंट डिफरेंट रेस से, यूवी रे, गामा रे, एक्स रे, इन सब से रेस से हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? म्यूटेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली ऐसी कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हैं जो पेरेंटल में नहीं थे। बट ये जो न्यू कॉम्बिनेशंस आ रही हैं ज़रूरी नहीं है इनसे आपको फ़ायदा ही हो सकता है मैम नुकसान हो जाए, हो सकता है मैम फ़ायदा हो जाए, हो सकता है मैम कोई फ़र्क ही ना पड़े, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये बार बार आपको अटेन करने पड़ेंगे ताकि आप क्या देख पाएँ, आप देख पाएँ कि भाई हमें कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो इनमें अगेन आप स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग से आपको आइडिया लगेगा। म्यूटेशंस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस थ्रू यूजेस केमिकल्स और रेडिएशंस, केमिकल्स भी आप यूज़ करते हो, रेडिएशंस भी यूज़ करते हो, एंड selecting and using the plants have the desirable character। ऑब्वियसली ऐसा प्लांट चूज करना है जिसमें वो डिजायरेबल करेक्टर हो, उसमें अगर म्यूटेशन ला रहे तो उसी में चेंजेस आए ताकि जो डिजायर्ड करेक्टर है वो हमें अल्टीमेटली मिल पाए। एज अ सोर्स ऑफ इन ब्रीडिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग हम इसको बोल रहे हैं, म्यूटेशन से हमने ब्रीड करा, न्यू बनाया। इन मंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस हम बना चुके हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, इन दोनों से हम डिसीज रेजिस्टेंस बनाए हैं मंग बीन को। मंग बीन अगेन आपकी एक दाल है, वॉज इंड्यूस्ड बाय द म्यूटेशंस, तो म्यूटेशन से हम ये लेके आए हैं। रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी, भिंडी बोले तो ओकरा, तो येलो मोजाइक वायरस से हमने इसको बचाया है। वॉज ट्रांसफर फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्ट इन अ न्यू वैरायटी ऑफ एस्कुलेंट्स और प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति इज वन ऑफ द वैरायटी है आपके भिंडी की जो रेजिस्टेंस है विद द येलो मोजाइक वायरस। Fine, this is mutation breeding. So plant breeding for the developing resistance to insects and pests. The major cause of large scale destruction in crop plants or crop produced from insect and pest। अगर आप एक लार्ज एरिया में देखोगे तो डिसीजेस से उतना इफेक्ट नहीं होता जितना इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा आपकी क्रॉप यील्ड को इम्पैक्ट पड़ जाता है। आपके कैटरपिलर हो गए है ना, टिड्डे जिनको हम बोलते हैं, या डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक क्रॉप के होते हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एज कम्पेयर टू कोई डिसीज वायरल या बैक्टीरियल। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन अ होस्ट क्रॉप प्लांट में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबसे हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, रेजिस्टेंस टू जैसेट्स, कॉटन इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। मतलब हमने क्या करा, हेयरी लीव सेवरल प्लांट्स की बनाई जिससे हमें इंसेक्ट पेस्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, जैसे रेजिस्टेंस टू जैसेट्स वन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, कॉटन में इन्हें हमें मिला कि इनको अफेक्ट नहीं कर रहे थे, रेजिस्टेंस हो गए, प्लस सीरियल लीफ बीटल इन वीट। तो इनमें भी हमने क्या देखा कि सीरियल लीफ बीटल का अफेक्ट वीट में नहीं हो रहा है। सो कुछ वैरायटी है जिनको हमने इंसेक्ट पेस्ट से क्या बनाया है बच्चों, रेजिस्टेंस बनाया, जैसे ब्रासिका जो आपका मस्टर्ड है, पूसा गौरव वन ऑफ द वैरायटी जो एफिड से अफेक्ट नहीं होती है, एफिड्स योर इंसेक्ट पेस्ट है। फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जैसे एफिड एंड फ्रूट बोरर से इनको अफेक्ट नहीं होता है। दीज आर इंसेक्ट जो बोर कर देते हैं आपकी पर्टिकुलर क्रॉप को। ओकरा या भिंडी के केस में पूसा सवानी एंड पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर से ये अफेक्ट नहीं होती हैं। तो इनको हमने इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्ट भी कर लिया है, और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन। अब बात आती है मैम ये तो हमने जो भी मॉडिफिकेशंस थी वो देखा, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी में हम बढ़ा रहे हैं, क्या हम कुछ नया भी लेके आ रहे हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज है जिनसे हम कुछ नया यहाँ पे क्या कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ इस पर्टिकुलर प्लांट में, इस पर्टिकुलर एरिया में। सो सिंगल सेल प्रोटीन आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है भी, अभी ज़्यादा लोगों को उतना आइडिया है नहीं, बट ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है बच्चों। इसको अगर आप यूज़ करते हो ना तो 2 फायदे हैं। पहली बात तो प्रोटीन मिल रहा है भर भर के, दूसरी बात आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना काम नहीं करना। खाते आप इतना सारा हो, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट इतना सा होता है। मैम अगर खाए ही वही जिसमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है तो वाह क्या बात होगी।
तो इससे आपकी जो बॉडी की जितनी भी डाइट की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाएगी, तो बल्ले बल्ले है। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं करना, टैबलेट्स की फॉर्म में या ऐसे फॉर्म में आता है, ये बहुत छोटा सा होता है, हायर इन प्रोटीन रेंज होता है। तो मैम हमारी लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बॉडी इज़ अ मशीन, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे मैम उतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो आप ऑब्वियसली यंग भी लगोगे, एज वेल एज मैम लाइफ की लॉन्गेटिविटी भी एनहेंस होगी, इंक्रीज होगी। सो प्रोटीन डिराइव फ्रॉम अ कल्चर ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ज़रूरी नहीं है हमेशा सिंगल सेल्ड ही हो, आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट वगैरह में हम सिंगल सेल्ड को यूज़ कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है बच्चों, जैसे स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है। स्पाइरुलिना आपका क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया का टाइप है, तो ये बैक्टीरिया इसलिए सिंगल सेल है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है आपके कॉलरेला ये सब जो होते हैं आपकी एल्गीज वगैरह होती हैं उनको भी हम यूज़ करें, क्लोरेला वगैरह को, तो वो सिंगल सेल नहीं है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि एक ही से आपको सब कुछ मिल गया। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें हम अपने बैक्टीरियाज को डालते हैं, जैसे मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये 25 टन तक प्रोटीन बना सकता है अगर ये सिर्फ आप 250 ग्राम डालोगे तो 25 टन तक आपको क्या मिल रहा है बच्चों, प्रोटीन मिल रहा है। मतलब इतना सारा प्रोटीन हमें सिर्फ एक बैक्टीरिया ने दे दिया। अब ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगस है, आप यूज़ कर सकते हो इन दिस सिंगल सेल प्रोटीन। हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है बच्चों, बहुत गुड चीज़ है, इन फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, बढ़िया है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइरुलिना, क्लोरेला और भी आते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन, आपने कुछ नहीं किया, जो आपकी वीट थी, राइस थी, उसी में आपने कुछ चीज़ें ऐड कर दी। लो भाई मिनरल भी ले लो, विटामिन भी ले लो, ये भी ले लो, आयरन भी ले लो, सब ले लो। क्यों मैम? हमें 4 चीज़ें इसलिए खानी है ना क्योंकि हमारी डाइट कंप्लीट नहीं हो रही। अगर हमें वीट से ही डाइट की वो सारी चीज़ें मिल जाए तो हम क्यों 4 चीज़ों पे जाएंगे, है ना। सो बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। कि आपकी जो चीज़ें आपकी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उसी में आपने क्या कर दिया, उसको और हेल्दियर बना दिया। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, ये सब चीज़ें ऐड कर दी, इसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन बोल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग है उसी में आपने ऐड ऑन कर दिया कुछ चीज़ों का, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आयरन फोर्टिफाइड राइस, 5 टाइम तक आयरन आपने बढ़ा दिया, बायोफोर्टिफिकेशन। हाइब्रिड मेज 2000, 2 टाइम्स तक लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर द अमाइनो एसिड्स, इनका हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया मैम, वाओ। एटलस 66 वीट की है, हाई प्रोटीन वेट है, हाई प्रोटीन वीट है आपकी। मंग बीन म्यूटेशन करके हमने इसको, तो चलो हमने पढ़ लिया कि येलो मोजाइक वायरस से हमने क्या बना दिया था, रेजिस्ट कर लिया था, पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्ट कर लिया था। बट ये आपका फोर्टिफिकेशन का बहुत गुड एग्जांपल है, जिसमें आपने सेम ही चीज़ में चीज़ों को एनहांस कर दिया, न्यू चीज़ों को इंड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो मतलब बायोलॉजिकल, फोर्टिफिकेशन मतलब बढ़ा देना। नेक्स्ट आते हैं प्लांट कल्चर, टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्ट ऑफ द प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट बना लेते हैं। मैं सीड से प्लांट उगाने जाऊंगी तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन पार्ट ऑफ प्लांट से ग्रो करोगे तो टाइम भी कम लगेगा मैम, और एक टाइम पे आप ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। मान लो सीड उतने नहीं है तो हम इससे को भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। सो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टेक्निक फॉर मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स स्पेशली ऑन एन आर्टिफिशियल स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑब्वियसली इन योर लेबोरेटरी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें करते हो। एक्सप्लांट क्या होता है, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके पास कैपेसिटी है कि वो मल्टीप्लाई करके न्यू प्लांट का पार्ट बना लेगा। जैसे हम यूजुअली एपिकल पार्ट जो होता है उसको चूज करते हैं, क्योंकि एपिकल पार्ट या बर्ड्स हो गए, वहाँ पे आपके मेस्टमेटिक सेल्स होते हैं। एक्सप्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में लिया इसको, ऑब्वियसली स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल मतलब बैक्टीरिया फ्री, ऐसा ना पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, हम सारा खराब कर दिया। सो ये स्टेराइल होना चाहिए, स्पेशली न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए आपका जिसमें आप उनको ग्रो कर पा रहे हो। टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंसी कैपेसिटी है टू रीजनरेट द होल प्लांट। कब होगा, जब कैपेबिलिटी होगी सेल के पास फॉर द मल्टीप्लिकेशन, इसी को टोटिपोटेंसी बोला जाता है।
एक्स प्लांट एक पार्ट ऑफ प्लांट है जिस सेल्स के उसके जो सेल्स हैं उनके पास टोटिपोटेंसी की पावर होनी चाहिए। टोटिपोटेंसी मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर पाना इस टोटिपोटेंसी। सो टोटिपोटेंसी कर रहा है एक्स प्लांट। न्यूट्रिएंट मीडियम ऑब्वियसली प्रोवाइड होना चाहिए, कार्बन सोर्सेज लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ये सब होने चाहिए। एंड ग्रोथ के फैक्टर्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, ये सब होने चाहिए। ये आपके प्लांट हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं आपकी ग्रोथ को भी। माइक्रो प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। एक के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट का आप प्लांट बना सकते हो, फिर जाके आप दे दो अपने फार्मर्स को, ग्रो कर लेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। दिस इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आपने क्या करा, आपने एक प्लांट लिया, उसका प्रोटोप्लास्ट निकाला बाय यूजिंग सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। आपने क्या करा, उसका प्रोटोप्लास्ट निकाला बाय यूजिंग सेलुलेज पैक्टिनेज, उसकी सेल वॉल को हटा दिया। हटाने के बाद आपने एक पेरेंट प्लांट ए लिया है, एक पेरेंट प्लांट बी लिया है। नॉर्मली इन जनरल इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ पेग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल यहाँ पे करा है। कोल का इस्तेमाल यहाँ पे करा है। पेरेंट ए पेरेंट बी के प्रोटोप्लास्ट को मिलाया, फ्यूजन करा, फ्यूजेड प्रोटोप्लास्ट से न्यूक्लियर फ्यूजन कराया, फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइज हमने कोई प्लांट बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफ व्हाट, ऑफ पोमैटो। पोमैटो क्या है, पोटैटो प्लस टोमेटो का मिक्सचर है। हमने टोमेटो क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए कि भाई लंबे टाइम तक चल जाए, हमने पोटैटो की कुछ उसमें चीज़ें डाली कि भाई जो कवरिंग है वो थोड़ी सी हार्ड एंड हो जाए और लंबे टाइम, क्योंकि आलू आपके बहुत टाइम तक चलते हैं ना, पोटैटो इज लॉन्गर ड्यूरेशन के, आप रख दो बस, अच्छी खासी शेल्फ लाइफ है। हमने सोचा भाई टोमेटो में भी आ जाए, तो हमने एक पोमैटो बनाया। पोमैटो में हमने इसी फ्यूजन से हमने पोमैटो बनाने का ट्राई करा एंड हमें ऑब्वियसली मिला भी, बट उतना वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट्स नॉट टोमेटो, इट्स पोमैटो। द सेल्स कैन बी फ्यूज ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लांट सेल वॉल, इसलिए हमने वहाँ पे पैक्टिनेज और क्या यूज़ करा है, सेलुलेज यूज़ करा है यहाँ पे, ताकि हम सेल वॉल रिमूव कर पाएँ। सोमैटिक हाइब्रिड फर्स्ट क्लोन बाय टोबैको, ये कहाँ हमने ऑब्टेन करा, टोबैको में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन करा। पोमैटो एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो पोटैटो एंड टोमेटो से बना है। बोमैटो इज ऑल्सो देयर, पोमैटो, बोमैटो, बोमैटो इज ब्रिंजल एंड टोमेटो का हाइब्रिडाइज्ड प्लांट है। तो ये सारी टेक्निक्स भी चल रही हैं मार्केट में, आप भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। चलो यहाँ तक हमने डन कर लिया है विद द चैप्टर का पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप देखिए, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सॉरी, हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। सी एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। Breeding crops with higher level of vitamins and minerals और higher proteins, healthier fats is called, अभी हमने जस्ट पढ़ा मैम, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन अ कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड, ये हमने पढ़ा था जब हमने आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, ये सब पढ़ा था। उसमें से देखिए आप कुछ करिए, हिसाब किताब लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस। प्योर लाइन आप कब ऑब्टेन करते हो मैम, इन ब्रीडिंग में करते हो। इन ब्रीडिंग में हमने क्या करा था, इन ब्रीडिंग में हमने सेम जो इंडिविजुअल था, सेम ब्रीड वाले, उनको मल्टीप्लाई करवाया था। तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल नो, मेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंट ब्रीड नो, मेटिंग रिलेटेड डिफरेंट स्पीशीज नहीं, कतई नहीं, मेटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, यही होता है इनब्रीडिंग और इसी में हम प्योर लाइन अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन दिया हुआ है बच्चों कुछ, द हनी बी क्वीन कॉपुलेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। एक ही बार जिंदगी में क्या होता है, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब है फर्टिलाइजेशन से ये बोलना चाह रहे हैं, कॉपुलेशन का वही मतलब है। देन द हनी बी क्वीन कैन ले फर्टिलाइज्ड एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड एग, बातें तो ठीक हैं, बट क्या उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, क्या असर्शन का ये सही रीजन है,
नहीं, दोनों बातें ठीक हैं, बट जो रीजन है वो कोई ठीक हमें नहीं लग रहा है। कॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पे हमें दे दिया है कि मैम ले करता है फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बन गया और फर्टिलाइज से आपकी क्वीन या फिर वर्कर भी बन जाएंगी। मोएट टेक्निक में आप कौन सा हार्मोन यूज करते हो ताकि आप सुपर ओव्यूलेशन करा पाओ, 5 से 6, 6 से 8 जितने भी आप एग्स हैं उनको प्रोड्यूस करा पाएंगे? ACTH, FSH, LH, TSH। सो आंसर इज FSH। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन नहीं है, ल्यूटेनाइजिंग भी नहीं है, थायराइड स्टिमुलेटिंग भी नहीं है, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द राइट आंसर हियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग? क्या सही नहीं है? पढ़िए। इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर फ्यू जनरेशन, सही बात है। इट ऑलवेज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जरूरी नहीं है। इट यूज टू प्रोड्यूस प्योरलाइन, ठीक बात है। होमोजाइगोसिटी को लीड करता है क्योंकि सेम टाइप के जो जीन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। सो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? बी ऑप्शन ठीक हमारा नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, इसको देखिए और कीजिए। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहाँ देखा हमने? माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है? अभी हमने जस्ट पढ़ा, आपको आता होगा। सी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हमने क्या बनाया? इनमें से पोमैटो बनाया। सो पी का हमें 2 दिख रहा है, 2 एक ही ऑप्शन में है तो हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, बट स्टिल हम देख लेते हैं अपने आंसर को। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बच्चों? प्लांट टिश्यू कल्चर में आप क्या यूज करते हो? टोटीपोटेंसी का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि टोटीपोटेंट होगा तभी प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल है। माइक्रो प्रोपोगेशन को देख लेते हैं पहले। माइक्रो प्रोपोगेशन में हम सोमा क्लोन्स बना रहे थे, सो द आंसर मस्ट बी 3 हेयर फॉर द 4th वन। एंड मेरिस्टेम कल्चर में आप वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हो। जब आप मेरिस्टेम्स को कल्चर करते हो तो उसमें ऑब्वियसली किसी भी पैथोजन का होना इज नॉट नेसेसरी एंड आप बहुत ईजिली वायरस फ्री प्लांट्स को बना पाएंगे। नेक्स्ट, मोइट का ही वन ऑफ द क्वेश्चन है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। कौन सा एक सही स्टेप नहीं है इन मोइट? सी, फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर एट द स्टेज 8 to 32 स्टेल स्टेज, जो आपकी ब्लास्टुला होती है उसमें। काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन कॉल्ड LH लाइक एक्टिविटी ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, नहीं, LH इज नॉट द राइट आंसर, हियर इट मस्ट बी FSH। नेक्स्ट बोल रहा है काउ इज अबाउट 6 to 8 एग्स एट अ टाइम, एकदम ठीक है। काउ फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एकदम ठीक है। आपका ठीक नहीं है, वो है आपका आंसर बी। अंडरस्टूड दिस थिंग? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कीजिए इस क्वेश्चन को। Which of the method was new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri ewe and Merino rams? ये हमने जब बनाया था तो मैंने आपको बोला था इसको याद रखेंगे आप। ये किस ब्रीडिंग के थ्रू हमने बनाया था? क्या आउट क्रॉसिंग था? नो। म्यूटेशनल था? नो। क्या ये क्रॉस ब्रीडिंग था? यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के अंडर आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन अगेन, अ वेरी इजी क्वेश्चन है। Alga which can be employed as a food for human being is chlorella. Chlorella is an alga which you can use for the food production. सिंगल सेल प्रोटीन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। Again one more assertion reason. पढ़िए assertion and reason and try it out to get the right answer.
असर्शन बोल रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिजायर्ड प्लांट कैन बी फ्यूज टू डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी। एकदम ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है रीजन में क्रॉस ब्रीडिंग कैन ऑल्सो इंड्यूस वेरिएबिलिटी। ठीक बात है, बट ये इससे रिलेटेड कतई नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन यू नो अकर ड्यूरिंग, वेरी इजी अगेन 1960 के अराउंड हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, many attempts to improve livestock in the tropic have been made mainly by upgrading through the cross breeding them with the temperate breeds। तो हमने क्रॉस ब्रीड करा था टेम्परेट ब्रीड्स के साथ, एंड ट्रॉपिक रीजन की जो हमारी लाइफ स्टॉक थे उनको हमने एनहांस करने का ट्राई करा। द मेजर प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द फेल्ड द कैटल ब्रीडिंग आर, क्यों ये फेल हो गया, क्या मेन रीजन था, क्या मेन इसके पीछे रीजन रहा होगा, वो आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ ए बी सी डी। ए बोल रहा है द ब्रीडिंग प्रोग्राम हैव बीन टू कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। सो ठीक बात है, कॉम्प्लिकेशंस तो थी, सो ये बात हमें ठीक लग रही है। इनडिस्क्रिमिनेट क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनस ब्रीड विद एक्सोटिक ब्रीड विदाउट इनफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन। हमने क्या करा, क्रॉस ब्रीडिंग करी इंडिजिनस के एक्सोटिक से, हमने कंसिडरेशन नहीं लिया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे क्या इंपैक्ट होगा उस पर्टिकुलर कैटल का, मतलब कैटल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस के, क्योंकि ये हमने क्या करा है, दो अलग अलग ब्रीड्स को यहाँ पे हमने फ्यूज करवाया है। Lack of analysis of different socio-economic and cultural roles of livestock play in each solution usually lead to the wrong breeding objective and neglect the potential of various indigenous breeds in livestock। एकदम ठीक बात है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो आउट ऑफ दीज ऑल हम ये सब में फेल क्यों हैं या प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सारे ही रीजन हमें वैलिड लग रहे हैं। दीज ऑल आर द राइट रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग। सो क्रॉस ब्रीडिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि गलत हैं, गलत इन द सेंस कि हमें इनका आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो दिस मच इज डन फॉर टुडे। आज हमने स्ट्रैटेजीज देखी टू एनहेंस आवर फूड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज द एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, एंड ऑल द बेस्ट।